गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे अनु भाई की हाल चाल जी। वधिया सारे एकदम तंदुरुस्त हो। बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। हाई फाई करोगे आज? बोलो नलायको, हाई फाई करोगे? बच्चा कह रहा है हाँ करेंगे सर करेंगे। चलो हाथ आके करो, जल्दी हाथ आके करो, मेरा हाथ आपके मुंह पे लग जाएगा। नालायक हाथ आके करो। ये लो जी, ओ माय गॉड, मजा आ गया जी। चलो जी, इधर सुनो ध्यान से। लास्ट क्लास में एक तो मैंने मैथ के 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे जी। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मैंने खुद लिखवाए थे और एक क्वेश्चन मैंने अपनी बुक वाला क्वेश्चन दिया। टोटल 3 क्वेश्चन होमवर्क थे जी। पहले तो ये बताओ ऐसे कौन कौन से नालायक बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया जी। अच्छा, एक ना मेरे ख्याल से वो डेफर टैक्स वाला पॉइंट था। उस डेफर टैक्स वाले पॉइंट का अमाउंट देना रह गया था। वैसे मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि उसका अमाउंट 1 लाख रुपए है। बट कुछ बच्चों ने ग्रुप के अंदर मैसेज नहीं पढ़ा, तो मे बी उन्होंने पता नहीं वो क्वेश्चन किया या नहीं किया। बट मैंने ग्रुप में, दोनों ग्रुप में डाला था। जो आपका मेरे ख्याल से एक तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने दोनों के अंदर डाला था जी। ठीक है, मुझे नहीं पता आप किसने चेक किया किसने चेक नहीं किया। तो 1 लाख रुपए का अमाउंट एज्यूम करना था। अब जिन जिन बच्चों ने 1 लाख रुपए एज्यूम किया है उसके बेस पे आंसर दिया होगा, और जिनको पता ही नहीं था उन्होंने आंसर नहीं दिया होगा जी। चलो कोई बात नहीं जी, आज हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रार्थना। उसके बाद फिर हम करेंगे होमवर्क। फिर हम करेंगे मैथ के जो क्वेश्चन होमवर्क थे वो कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद ना कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आज हमें प्रैक्टिस करने हैं। कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे गार का। ठीक है जी। बट आओ जी, सबसे पहले हाथ जोड़ लो सारे बच्चे, जल्दी करो फटाफट से। लो जी, 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हर रोज शाम मन को घर का में दिया विश्वास तो कमजोर बचपन से होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी, प्रार्थना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब फटाफट से आ जाओ जी। लास्ट क्लास में जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक बार पहले तो वो होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ना कुछ आपके एडिशनल क्वेश्चन हैं जो आपके आईसीएसआई के प्रैक्टिस मैनुअल में दिए हुए हैं जी। ठीक है जी, उन क्वेश्चंस को भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस मैनुअल से बन जाए। अगर आपको ध्यान हो टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर के बिना कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे, ऐसे ही मैट और एएमटी वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी ना आज हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि बाद में जब मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा आपको टाइम उस टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी थोड़े वो जो पेंडिंग बचेंगे जब मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा उसके अंदर से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से। बट इसको करने से पहले ना एक बार फटाफट से लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक बार पहले होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं जी। एक तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क दिया था जी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको ये वाले 2 क्वेश्चन लिखवाए थे जी। एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये वाला लिखवाया था, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने ये वाला लिखवाया था। और मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 2 में ना डेफर टैक्स वाला पॉइंट जो था उसका अमाउंट रह गया था, उसका अमाउंट आप 1 लाख रुपए लिख लेना। ठीक है जी। अब ये 3 क्वेश्चन आपने घर से करके आने थे। अब एक बार चेक करता हूं मुझे किस किस बच्चे ने आंसर भेजे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जी अनीमा, सौरभ, कोमल, प्रियम, सचलीन, नंदनी, नेहा, प्रिया, साक्षी, सुरभि, मनीषा, नवजोत, भूमिका, सोनू, ओ माय गॉड सोनू। उसके बाद जी रमनदीप। उसके बाद जी नेहा मैंने बोल दिया, दीपाली, तनुषी। उसके बाद आकांक्षा, सोनू फिर दोबारा आ गया, 2 सोनू है क्लास में क्या। उसके बाद ये तृप्ति, रुकिया, रुकिया या रुकैया बच्चे का नाम है मेरे को, मोनालिसा,
ओ माय गॉड, नाम कितना बढ़िया, मोनालिसा। उसके बाद दीक्षा जी, उसके बाद जी धारा, श्रुति, मानसी, रणवीर और दृष्टि, और मेरे ख्याल से दिशांत और ओमकार, और बस फिर आगे काफी सारे बच्चे हैं, वंश है, और भी काफी सारे बच्चे हैं, उनको छोड़ दो। ठीक है, उनको छोड़ने का मतलब ये नहीं है, उनका नाम नहीं ले रहा मैं, उनको छोड़ने का मतलब ये है कि सबने होमवर्क किया, काफी सारे बच्चों ने। अब चेक करते हैं कि आपने होमवर्क में किया क्या है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे जी, 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, और ये चेक करते हैं एक बार कि आपने होमवर्क में क्या क्या कलाकारी की है। 1 मिनट रुको, मैं होमवर्क निकाल लेता हूँ जी एक बच्चे का। लो जी, मैंने होमवर्क निकाल लिया है जी, सोनू का होमवर्क निकाला है मैंने। अबे, वो वाला सोनू है, सोनू तू हम पे भरोसा कर ले, वो वाला सोनू है या नालायक दूसरा सोनू है, वो मुझे नहीं पता। अब जो भी सोनू है एक बार चेक कर लेना जी, इधर देखो ध्यान से, अब प्लीज ध्यान सुनना जी। पहले तो एक बार ऐसा करते हैं, जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, इसका आंसर किस तरह से निकल के आएगा। बट इसको डिस्कस करने से पहले एक बार फटाफट से ना 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मुझे रिवीजन करा दो जी। याद करो, चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था मैट और एएमटी का, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। मैट की बात करूंगा, सेक्शन नंबर क्या होगा 115 जेबी, और एएमटी का क्या होगा 115 जेसी। ये दोनों सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट। अब अगर मैट की बात करूंगा, मैट आपका कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा और हर कंपनी पर लगेगा नॉर्मली, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो। बट 5 कंपनी गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दी है, उन 5 कंपनी पर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें 3 कंपनी आपकी फॉरेन कंपनी है, 2 कंपनी आपकी डोमेस्टिक कंपनी है। फॉरेन कंपनी कौन कौन सी कंपनी है? एक ऐसी फॉरेन कंपनी वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है, उस कंट्री से हमारा DTAA एग्जिस्ट करता है, बट उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, उसको मैट पे करने की लाइबिलिटी नहीं है। सेकंड, मैंने कहा था कि ऐसी फॉरेन कंपनी वो जिस कंट्री से बिलोंग करेगी, उनसे हमारा DTAA ही नहीं है और उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उस केस में उनको मैट पे नहीं करना। तीसरी फॉरेन कंपनी निकल के आ रही है कि अगर कोई प्रिजम्पटिव स्कीम यूज करेगी, 44B, 44 बेबी, 44 ट्रिपल बेबी, 44 बीबी, अगर वो प्रिजम्पटिव स्कीम यूज करेंगे, उनको भी मैट पे नहीं करना। ये 3 फॉरेन कंपनी को छोड़ के 2 डोमेस्टिक कंपनी भी है जी। एक आपका हो गया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा गवर्नमेंट ने कहा था अगर 115 बा और 115 बा वाला बेनिफिट लोगे, उस केस में आपको मैट पे नहीं करना, ये डोमेस्टिक कंपनी बाहर हो जाएंगी। अब जो भी कंपनी मैट पे करेंगी वो किस पे पे करेंगी? ऑब्वियस सी बात है, बुक प्रॉफिट के ऊपर पे करेंगी। बुक प्रॉफिट मींस जो प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट होंगे, उसमें कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ आइटम माइनस करेंगे, फिर जो बुक प्रॉफिट निकल के आएंगे उसके बेस पर हम क्या निकाल देंगे जी, आपकी मतलब अपना मैट निकाल देंगे। फिर गवर्नमेंट को हमें क्या देना पड़ेगा? जो मैट आएगा, जो नॉर्मल टैक्स आएगा, जो भी दोनों में से हायर होगा वो हायर वाला पे करोगे। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अगर नॉर्मल ज्यादा है नॉर्मल पे करोगे, मैट ज्यादा है मैट पे करोगे, मैट ज्यादा है तो हार्डशिप होगी, हार्डशिप होगी तो क्रेडिट मिलेगा। कितने साल तक? 15 साल तक। ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। फिर अगर मैं एएमटी की बातें करूंगा, तो एएमटी अदर देन कंपनी पर एप्लीकेबल होगा। उसके 2 केस होंगे, इंडिविजुअल, एचजीएफ, एओपी, बीवाई और एजेपी। इन 4 केस में अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है, तो इनको एएमटी पे करने की लाइबिलिटी नहीं है। और अगर इनकी अति 20 लाख से ऊपर होगी तो एएमटी पे करने के लाइबल होंगे। बट मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि अगर इन्होंने 115 बा या 115 बीएसी या 115 बीएडी वाला ऑप्शन लिया होगा, उस केस में इनको एएमटी पे नहीं करना। फिर गवर्नमेंट करे इनको छोड़ के जो पार्टनरशिप फर्म होंगे, लोकल अथॉरिटी होंगे, उन केस में कोई 20 लाख की लिमिट नहीं है, उन्हें स्टार्टिंग से एएमटी पे करना है। फर्क यह है कि मैट का रेट 15% है, एएमटी आपका 18.5% है। मैट आपका बुक प्रॉफिट के ऊपर है, एएमटी आपका अति के ऊपर है। बाकी सारी बातें सेम होंगी कि एएमटी और नॉर्मल टैक्स विच एवरेज हायर पे करेंगे। अगर एएमटी ज्यादा है तो क्रेडिट मिलेगा, उस ईयर में यूज करोगे। जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा उतना ही यूज करोगे जहां तक एएमटी होगा। यूज नहीं होगा तो 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये सारी बातें हमने एएमटी में कंप्लीट की थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब अति कैसे निकालते हैं ये आपसे बढ़िया कोई जानता नहीं है। नेहा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं जी एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, तो बताओ कैसे निकालेंगे? सर, सबसे पहले जो आपकी नॉर्मल इनकम निकल के आएगी, उस नॉर्मल इनकम में 10AA की डिडक्शंस आप ऐड कर दोगे। उसके बाद चैप्टर 6A की डिडक्शन हेडिंग सी वाली आप ऐड कर दोगे 80P को छोड़ के। उसके बाद 35AD की आप डिडक्शन ऐड करोगे, माइनस में कर दोगे डेप्रीसिएशन जो 32 के अंदर मिलेगा, उसको माइनस करने के बाद जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आएगी उसका 18.5% एप्लीकेबल करोगे। ये आपने बातें हमें बताई थी। अच्छा, ये तो बातें हमने डिस्कस कर ली कि एडजस्टेड टोटल इनकम किस तरह से निकालते हैं। बट एक बात और ध्यान देना जी, अगर एडजस्टेड टोटल इनकम इंडिविजुअल वाले केस में निकाल रहे हो, अगर 50 लाख तक है, उस केस में कोई भी सरचार्ज नहीं। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि एएमटी वाले केस में भी सरचार्ज एप्लीकेबल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है।
अगर 50 लाख तक है नील है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, फिर 15, फिर 25, फिर 37, वही सेम रेट एप्लीकेबल होंगे जो नॉर्मल केस में आपने किए थे। और अगर पार्टनरशिप फर्म वाले केस की बात करूंगा, एलएलपी की बात करूंगा, फिर अगर अति 1 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 12% सरचार्ज लगेगा। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। अब आ जाओ जी बुक प्रॉफिट पर। अब निकालने हैं बुक प्रॉफिट। तो बच्चा कहता है सर बुक प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें माइनस करनी है। अब सबसे पहले जो चीजें हमें ऐड करनी है, सबसे पहले जो चीजें हमें ऐड करनी है उसको डिस्कस करते हैं, फिर जो माइनस करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हो कांशा? जो डायग्राम मैंने बताया मतलब डायग्राम बना के लाया हूं, नहीं लाया? हाँ डायग्राम नालायक, डायग्राम मैं बना के लाया हूं। एक मिनट रुकना, मैं आपको डायग्राम दिखाई देता हूँ। एक मिनट रुको। ये लो जी, ये आपका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है जी। इधर देखो ध्यान से। मैंने बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन को ना, मैंने बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन को अगर आप चेक करोगे, मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। चलो ऐसा करते हैं, रिवीजन यहीं से कर लेते हैं। एक बार आप चेक करना, अभी नोटिंग मत करो पहले, एक दो पहले नोटिंग करने लग जाते हो। नोटिंग नहीं करनी सर, पहले समझ लो, आराम से आपको दिखा दूंगा। नोटिंग कर लेना, नोटिंग की कोई दिक्कत नहीं। एक बार अब यहाँ पे चेक करना जी। अब यहाँ पे समरी डायग्राम ऑफ बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आपके होंगे एज पर P&L अकाउंट होंगे, उसमें कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ आइटम माइनस करेंगे। जो भी दी होंगी एग्जॉस्टिव दी हैं, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी माइनस नहीं करना। अब अगर ऐड की बात करूंगा, पार्ट नंबर 1 में मैंने ये बात लिखी है कि सबसे पहले जो इनकम सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जाम्प्ट होगी उसको आप हटा दोगे। फिर अगर आप एओपी के मेंबर हो, आपको जो शेयर मिलेगा आपके हाथ में एग्जाम्प्ट है वो आप यहां से हटा दोगे। फिर अगर आप यहाँ पे फॉरेन कंपनी हो जो कैपिटल गेन की इनकम आ रही है सिक्योरिटी से, यार 115A के अंदर इनकम इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस वाली है, वो आपकी कम रेट से टैक्सेबल होती है, उस पर मैट एप्लीकेबल ना हो जाए इसलिए आप यहाँ से हटा दोगे। फिर अगला केस कहता है इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट अंडर सेक्शन 115BBF, उसको यहां से हटा दोगे। अब ये हटाने के बाद ना इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे उसको ऐड कर दोगे अगर वो डेबिट किए हुए। तो मैंने क्या किया, पहले ये 4 आइटम लिख दी मैंने, इन 4 आइटम को हटा दिया। देखो मैंने क्या किया, जो एक्सपेंडिचर इनसे रिलेटेड होंगे वो क्या कर दोगे, ऐड हो जाएंगे अगर P&L में डेबिट किए हुए हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब सबसे पहला पार्ट तो हमारा ये पे खत्म हो गया, जो आपस में इंटरलिंक करते हैं। देखो याद पता कैसे करना है, याद आपको ऐसे ही करना है। मतलब दिमाग में जब भी मैं बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन की बात करूंगा ना, दिमाग में इमेजिनेशन क्या चलेगी कि बुक प्रॉफिट निकालने के 4 पार्ट हैं। पार्ट नंबर वन में टोटल हमने 8 आइटम कवर किए। 4 हमने की माइनस वाली, 4 हमने की ऐड वाली। अगर माइनस वाली याद हो गई है तो ऐड वाली अपने आप याद हो जाएंगी। माइनस में पहला जो इनकम 10, 11, 12 में एग्जाम्प्ट है वो हटा दो। अगर एओपी के मेंबर हैं, एओपी ऑलरेडी वो टैक्स पे कर रहा है, मेंबर्स के हाथ में एग्जाम्प्ट है, वो हटा दो। फिर अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो कैपिटल गेन हो गया, 115A हो गया, उसको हटा दो। और अगर रॉयल्टी की इनकम आ रही है 115BBF में कवर है, उसको हटा दो। अगर ये हटा देंगे तो इनसे रिलेटेड जो भी खर्च होंगे अगर वो डेबिट किए होंगे तो हमें ऐड करके आने पड़ेंगे। ये बातें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फिर आ जाओ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या आता है, डेप्रीसिएशन वाले जो पॉइंट होंगे ना वो पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले जितना भी आपका डेप्रीसिएशन है उसको आप यहाँ पे ऐड कर दो। सबसे पहले क्या करो, जितना भी आपका डेप्रीसिएशन है वो सारा ऐड कर दो। माइनस में कर दोगे डेप्रीसिएशन, बट सारा नहीं, जो रिवैल्यूएशन एसेट वाला होगा उसको हटाने के बाद आप जो बैलेंस बचेगा वो माइनस कर दोगे। पहले पॉइंट तो ये। फिर गवर्नमेंट करिए अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब जो आपका डेप्रीसिएशन रिवैल्यूएशन वाला है उसको भी आप माइनस करोगे, बट उतना ही माइनस करोगे जितना आपका डेप्रीसिएशन होगा, उससे ज्यादा माइनस नहीं करोगे। बस ये बात ध्यान देना। देखो मैंने क्या लिखा है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यू एसेट। याद करो मैंने कहा था ना कि आप रिवैल्यूएशन वाला डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे कब, अगर आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने इनकम शो कर दी। अगर आपने इनकम शो कर दी तो माइनस कर देंगे, बट उतना ही करेंगे जितना डेप्रीसिएशन होगा, उससे ज्यादा माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद जी, अब जब आप एसेट बेचोगे, जब एसेट डिस्पोज ऑफ करोगे, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई अमाउंट आपका स्टैंड करता है और उसको आपने P&L में क्रेडिट नहीं किया था, तो अब वो क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, उसको करना पड़ेगा ऐड। तो ये 4 बातें आपकी थी डेप्रीसिएशन की। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा जी, एक बार दोबारा समझ लो। ये चारों पॉइंट आपके लिंक करते हैं डेप्रीसिएशन से। पहली बात तो ये, सबसे पहला काम क्या करना है, जितना डेप्रीसिएशन है आप उसको ऐड कर दो। माइनस में रिवैल्यूएशन वाला हटा के आप उसको माइनस कर दो।
फिर रिवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन जो है वो भी माइनस कर सकते हैं। अगर आपने पैसा रिवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉ करके क्रेडिट कर दिया, मतलब इनकम शो कर दी, तो माइनस कर दोगे, बट सारा नहीं, डेप्रिसिएशन के अमाउंट तक जो रिवैल्यूएशन वाला है। फिर अगर कोई आपके पास बैलेंस बचा है रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो आपने क्रेडिट नहीं किया था, उसको क्या करके दिखाना पड़ेगा, ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहते हैं उसको आप ऐड कर दो। तो देखो जी, दो बातें ऐड करनी है, दो बातें माइनस करनी है, आपके सामने है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारा किसका हो गया, डेप्रीसिएशन का। उसके बाद अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूंगा, पार्ट नंबर 3 में है जी अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। अगर किसी रिजर्व में आप अमाउंट ट्रांसफर करोगे उसको ऐड करना है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अगर रिजर्व में ट्रांसफर करोगे ऐड करना है, रिजर्व से विड्रॉ करोगे वो क्या करना है, माइनस। अच्छा, ये वाला माइनस क्यों करना है, जो फटाफट से बोलो, ये वाला माइनस गवर्नमेंट क्यों करवा रही है, क्योंकि जब आपने पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा उस टाइम आपने ऐड किया होगा, उस टाइम उसके ऊपर मैट एप्लीकेबल हो चुका होगा, तो गवर्नमेंट करिए अब इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इसलिए अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व जो होगा आप यहां से माइनस कर दोगे। उसके बाद डेफर टैक्स अगर डेबिट साइड में है उसको ऐड कर दोगे। डेफर टैक्स अगर क्रेडिट साइड में है तो क्या कर दोगे, माइनस करोगे। ये पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 भी हमारा इंटरलिंकिंग कार है जी। बट मैंने अलग अलग पार्ट क्यों बनाए, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में आप ये मान लो वो 4 केस ऐसे हैं जहां पे मैट एप्लीकेबल नहीं करना। पार्ट नंबर 2 हमारा डेप्रीसिएशन से लिंक हो गया। पार्ट नंबर 3 हमारा हो गया रिजर्व वाले और डेफर टैक्स वाले पॉइंट से। ये पार्ट नंबर 3 हो गया। अब पार्ट नंबर 4 जो है ना वो आपस में इंटरलिंक नहीं है। पार्ट नंबर 4 में कुछ आइटम ऐसी हैं जी, ये ऐड करनी है और ये माइनस करनी है। अब देखो जी, ऐड में क्या कर रखा है, इनकम टैक्स पेड और इनकम टैक्स पेबल, या ऐड करोगे। इनकम टैक्स या ऐड करोगे। इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स या ऐड करोगे। सरचार्ज और सेस हो गया, ये ऐड करोगे। डीडीटी और सीडीटी हो गया। वैसे प्रैक्टिकली रेलिवेंट नहीं है, बट अगर दिया होगा क्वेश्चन में उसको आपको ऐड करके आना पड़ेगा। उसके बाद जी प्रोविजन मेड टू मीट अनअसर्टेन लाइबिलिटी एडहोक बेसिस पे, ये जो होगा इसको आप ऐड कर दोगे। प्रोविजन और एक्चुअल लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी अगर आपने डेबिट कर दिए उसको आपको ऐड करके दिखाना है। अगर डिविडेंड पेड है या प्रपोज डिविडेंड है उसको आपको ऐड करके दिखाना है। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन ऑफ एनी एसेट, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो होंगे उसको आपको ऐड करके आना है। माइनस में क्या करोगे, अगर कोई बीमार कंपनी के प्रॉफिट अगर आपने क्रेडिट किए हुए हैं उसको आप माइनस कर दोगे। और जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इनमें से जो भी लेस होगा वो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। और अगर कोई स्पेसिफाइड कंपनी है, स्पेसिफाइड कंपनी कौन सी, या तो वो आईबीसी के अंदर केस किया हुआ है या बीओडी सस्पेंड अगर हो चुके हैं वो वाली कंपनी है, उस केस में फिर आप ये दोनों के दोनों माइनस करोगे। ये बात ध्यान देना। अब ये पूरा का पूरा एक डायग्राम जो आपने नोट्स के अंदर लिखा या बुक के अंदर लिखा उसको मैंने कोशिश की है अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की। देखो, जब भी आपके एग्जाम में ना सर, जब भी आपके एग्जाम में मैट वाला क्वेश्चन बनेगा, पहले बातें कर लो सर। और कल मेरे पास धारा का डाउट आया था, मेरे पास धारा का भी डाउट था, आकांक्षा का भी डाउट था, और एक दो बच्चों का और डाउट था। उनके डाउट सुन के मुझे लगा कि आप बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन अगर सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप मैट वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। और मैं नहीं चाहता आप उन सब बच्चों की कैटेगरी में आ जाओ जो कहते हैं कि भैया मैट है तो आसान, प्रोविजन आसान है, बट आंसर नहीं निकलते। वो क्यों नहीं निकलते, जब उन्हें बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन ही दिमाग में नहीं होगी तो आंसर कैसे निकलेंगे। और जब मैंने बोल दिया एग्जॉस्टिव है फिर तो बात ही खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, अगर इंक्लूसिव हो ना फिर आप मुझे बोलो कि सर याद नहीं होते, याद करते हैं तो कोई नई आइटम आ जाती है, फिर समझ ही नहीं आता। अब जब हमें यह पता है कि जो आइटम एग्जाम में आएंगी वो इसी में से आएंगी तो याद हमें करना पड़ेगा। क्योंकि सर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मींस ना तो इसके अलावा कुछ ऐड करेंगे ना इसके अलावा कुछ माइनस करेंगे। और जब भी एग्जाम में बुक प्रॉफिट की बात हो, जब भी एग्जाम में बुक प्रॉफिट की बात हो, आपके दिमाग में 4 पार्ट खुलने चाहिए। जैसे ही अब एक बार ऐसा करना जी, मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हैं जी, मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हैं एक बार ऐसा करो, आंखें बंद करो फटाफट से जी, एक बार आंखें बंद कर लो जी, जल्दी आंखें बंद करो। अब जब मैंने बोला बुक प्रॉफिट, जब मैंने बोला बुक प्रॉफिट, आपके माइंड में इमेजिनेशन 4 पार्ट्स आने चाहिए। मैंने आंखें बंद करने की बात की है। नालायक कई बच्चे ऐसे कहते हैं ना, एक आंख बंद करके देख रहे हैं यार विवेक सर की आंख खुली है या विवेक सर की आंख बंद है। नालायक, और मैं तो आपको देख रहा हूं कि आपकी आंखें बंद है या नहीं। मैं थोड़ा आंखें बंद करूंगा, मुझे समझाना है, आंखें बंद करो फटाफट से। और अगर किसी ने आंखें बंद की पाप लगेगा, ध्यान रखना जी। मतलब मैं आपके दिमाग में इमेजिनेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चा एक आंख बंद करके देख रहा है कि विवेक सर क्या कर रहे हैं।
नालायक बच्चा, इधर देखो ध्यान से, आंखें बंद करो सारे, आंखें बंद करो। अब जब मैंने बोला बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन, दिमाग में कितने पार्ट्स आएंगे? 4 पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले इमेजिनेशन में लेके आओ वो 8 केस, वो 8 केस लेके आओ जी। कौन कौन से? चलो ऐसा करते हैं, मैं भी आंखें बंद करता हूं, आपकी भी आंखें बंद होगी। अब फटाफट से वो 8 केस याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला केस तो वो था जी, जो इनकम सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जाम्प्ट होंगी वो माइनस करनी पड़ेंगी। ठीक है। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है कि भैया जो आप एओपी के अगर मेंबर हो, एओपी अगर टैक्स पे कर चुके हैं, आपके हाथ में एग्जाम्प्ट है, वो माइनस करनी पड़ेंगी। तीसरा, गवर्नमेंट कहती है अगर फॉरेन कंपनी है, कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, या 115 ए के अंदर रॉयल्टी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। और फिर चौथा, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर 115 बीबीएफ से रॉयल्टी की इनकम आ रही है, वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। माइनस करने का मतलब क्या है? इन पे हम मैट चार्ज नहीं करेंगे। सर माइनस करने का मतलब यही तो होगा, इन पे मैट चार्ज नहीं करेंगे। अब जब ये 4 आइटम माइनस की, जब ये 4 आइटम माइनस की, मिताली आंखें बंद करनी है। बच्चा कह रहा है आपने तो बंद नहीं किया, आप कहते मैं ही बंद करूंगा। मतलब आप ये देख रहे हो कि मैंने बंद किए नहीं की, मतलब आप तो फिर बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हद हो गए, ऐसे नालायक बच्चे बैठे हैं, बात मानने को तैयार नहीं है। एक बच्चा कह रहा है आंखें बंद करेंगे तो सो ही जाएंगे सर, बड़ी मुश्किल से आंखें खोल के बैठे, आपको नहीं पता। इधर देखो ध्यान से नालायक, अब फटाफट से मुझे बोलना नहीं। अब ये 4 आइटम जो आपने माइनस किए हैं, अब जो ये 4 आइटम माइनस किए ना, इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, मैं दोबारा बोलूंगा, जो ये 4 आइटम माइनस किए हैं इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो क्या करोगे? ऐड। लो जी, 8 आइटम तो हमारी खत्म हो गई एक झटके में ना, एक झटके में 8 आइटम खत्म होगी। क्योंकि जो 4 माइनस की उससे रिलेटेड अगर खर्चे पीएनएल में डेबिट किए हुए हैं तो हमें ऐड करके दिखाने पड़ेंगे। 8 आइटम खत्म हो गए। फिर पार्ट नंबर 2। अब जैसे ही मैंने पार्ट नंबर 2 का नाम लिया, दिमाग में एक इमेजिनेशन खुल गई, डेप्रिसिएशन खुल रही है ना। देखो इस तरह से याद होगा जी, कई बच्चों को वाकई फीलिंग आ रही है, हाँ सर याद हो रहा है। अब दिमाग में पार्ट नंबर 2 में आ गया डेप्रिसिएशन। अब जैसे ही याद आया ना डेप्रिसिएशन, अब मेरे सामने उस डायग्राम में 4 केस आ गए, 2 ऐड वाले 2 माइनस वाले, 2 ऐड वाले 2 माइनस वाले। ऐड करेंगे सारा डेप्रिसिएशन, दोबारा बोलो, ऐड करेंगे सारा डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है, रिवैल्यू एसेट को छोड़ के वो माइनस कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अगला गवर्नमेंट कहती है कि जो रिवैल्यू एसेट वाला डेप्रिसिएशन है ना, वो भी हम माइनस कर देंगे। बट जो आपने पैसा रिवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉ किया, अगर पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, अगर ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो डेप्रिसिएशन तक करेंगे। अगर आपने कम किया, फिर जो कम वाला होगा फिर हम उतना ही माइनस करेंगे, उससे ऊपर तो माइनस कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। उसके बाद जी, अगर मान लो आपने कुछ पैसा रिवैल्यूएशन रिजर्व में स्टैंड करता है और आपने एसेट डिस्पोज ऑफ कर दी, एसेट सेल कर दी, तो गवर्नमेंट कहते हैं वो आपने क्रेडिट नहीं किया था तो आपको इनकम में दिखाना पड़ेगा, मतलब उसको ऐड करके दिखाना पड़ेगा। ये 4 बातें हमने डेप्रिसिएशन वाले केस में की है। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3। जब मैंने पार्ट नंबर 3 की बात की, दिमाग में इमेजिनेशन क्या खुल गई? भैया ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व माइनस करेंगे। डेफर टैक्स अगर डेबिट है तो ऐड करेंगे, डेफर टैक्स अगर क्रेडिट है तो माइनस करेंगे। ये इमेजिनेशन खुल गई। और पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 जैसे ही मैंने बोला ना, तो माइंड में लिंकिंग नहीं आ रही। पार्ट नंबर 4 जैसे ही मैंने बोला, माइंड में लिंकिंग नहीं आ रही, कुछ पॉइंट्स अलग अलग आ रहे हैं। सबसे पहला इनकम टैक्स पेड और पेबल, फिर इनकम टैक्स का प्रोविजन, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट हो गया, हेल्थ सरचार्ज और सेस हो गया, फिर डिविडेंड पेड और हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया जी। उसके बाद फिर आपका हो गया ये डिविडेंड पेड और डिविडेंड प्रपोज हो गया। और फिर हमारा पॉइंट क्या हो गया? हाँ, सीडीटी और डीटीटी अगर वहां पे दिया होगा जी वो ऐड करेंगे। और फिर आपका हो गया आपका जो प्रोविजन और एक्चुअल लॉस अगर सब्सिडरी कंपनी का डेबिट किया हुआ है वो आप ऐड करोगे। प्रोविजन मेड टू मीट अन असर्टेन लाइबिलिटी, उसके लिए अगर कोई प्रोविजन बनाया वो आप ऐड कर दोगे। और फिर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन ऑफ एनी एसेट आप ये ऐड कर दोगे। और माइनस में करोगे अगर कोई बीमार कंपनी है उसके प्रॉफिट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और अन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस विच एवर इज लेस। और अगर कोई स्पेसिफाइड कंपनी है तो लेस वाला नहीं, उन दोनों को ही माइनस करना है। ये सारी बातें हमने की हैं। अब बच्चा कहता है सर इसमें एक पॉइंट रह गया, सर वो कैपिटल गेन वाला पॉइंट रह गया। मैंने कल भी कहा था कि वो पॉइंट प्रैक्टिकली रेलिवेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर आपको लिखना आप लिख सकते हो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ही आकांक्षा का डाउट था, उसमें ही आकांक्षा का डाउट था कि सर वो पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप उस पॉइंट को 2 मिनट डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद जो होगा, अब देखो ये सारी कैलकुलेशन जो है ये हमारी बुक प्रॉफिट की आ रही है। ठीक है जी, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा करता हूं जी, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं जी। यहां से
एक बार पोज करके लिख लेना जी, समरी डायग्राम ऑफ बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन पार्ट नंबर 1। लो जी, पहले मैं यहां तक पोज कर रहा हूं जी, यहां तक पोज कर रहा हूं, ये उतार लेना आराम से। समरी डायग्राम ऑफ बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन पार्ट नंबर 1। ठीक है जी, अब यहां तक पोज कर लिया। अब उसके बाद ये लो जी, ये आपका पार्ट नंबर 1 यहां तक पूरा हो गया जी, ये पार्ट नंबर 1 पूरा हो गया। प्लीज बातचीत नहीं करनी यार। उसके बाद जी ये पार्ट नंबर 2, ये लो, पार्ट नंबर 2 पे मैंने पोज कर लिया जी, पार्ट नंबर 2 पे मैंने पोज कर लिया। ठीक है जी, अब यहां तक एक बार लिख लेना पार्ट नंबर 2। उसके बाद जी ये पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो कैपिटल गेन वाला पॉइंट है ना, नोशनल लॉस ऐड करने हैं और नोशनल गेन हमें माइनस करने हैं। ठीक है, आकांक्षा को डाउट था कि सर नोशनल लॉस के साथ ना एक और पॉइंट है गेन वाला, वो समझ नहीं आ रहा भाई गेन हम ऐड क्यों कर रहे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि पहले क्या होता था। ठीक है नहीं, बट इतनी बात ध्यान देना, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो 47 जो 47-17 वाला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल गेन का, अगर वो डेबिट साइड में दिया होगा तो ऐड करेंगे, अगर वो क्रेडिट साइड में दिया होगा तो माइनस करेंगे। इतनी बात ध्यान देना बस। वैसे एग्जाम में आने का 0/0% चांस है, बट इंस्टीट्यूट का भरोसा कुछ नहीं है, गलतियां वो बहुत करता है, तो अगर आ गया तो घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप कैपिटल गेन वाला पॉइंट लिख सकते हो। ये पार्ट नंबर 3 हो गया जी, एक बार पोज करके यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद फिर ये पार्ट नंबर 4 हमारा है जी, ये हमारा है जी पार्ट नंबर 4। उम्मीद करूंगा इन 4 पार्ट से आपको बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन जो है वो जल्दी याद होगी, कैलकुलेशन। उम्मीद करूंगा जी इन 4 पार्ट से आपको बहुत जल्दी याद होगी, क्योंकि जहां जहां इंटरलिंक है ना वो सारा मैंने 3 पार्ट्स में कवर कर लिया। पार्ट नंबर 4 में कहीं भी इंटरलिंक नहीं, आप खुद चेक कर सकते हो। पार्ट नंबर 4 में जो ऐसे आइटम है भैया, ये ऐड करनी है और ये माइनस करनी है। ठीक है जी, तो एक बार यहां तक पोज करना, पार्ट नंबर 4 और ये लो जी। अब जाके फाइनली जी बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन और कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहां तक उतार लोगे जी, यहां तक उतार लोगे। अब मैं क्लास में 4 बच्चों के नाम ले रहा हूं जी, अब मैं क्लास में 4 बच्चों के नाम ले रहा हूं जो चारों के चारों पार्ट मुझे 1 बाय 1 बताएंगे, और उसमें ऐसे बच्चों के नाम लूंगा जिनके नाम मैंने बहुत कम लिए हैं जी, जिनके नाम मैंने बहुत कम लिए हैं। सबसे पहले जी जो बच्चा मुझे बताएगा, एक तो साक्षी आप मुझे बताओगे, एक मनीषा आप मुझे बताओगे, साक्षी मनीषा आप मुझे बताओगे। उसके बाद जी क्या नाम है, साक्षी मनीषा हो गया, और गरिमा, गरिमा आप मुझे बताओगे। उसके बाद जी फिर रश्मि। मेरी 4 मैंने ऐसे बच्चों के नाम लिए हैं जिनके नाम अभी तक मैंने बहुत कम लिए हैं। एक तो साक्षी, मैं नाम ही भूल गया, साक्षी, मैंने और क्या बोला है, साक्षी बोला मैंने, श्रुति बोला है, हाँ एक मैंने साक्षी बोला है, एक मैंने मनीषा, साक्षी मनीषा और नाम कहाँ चले गए, गरिमा और रश्मि, रश्मि जी, साक्षी हाँ रश्मि। चलो जी, सबसे पहले साक्षी आप मुझे बताओ जी, इतना बताओ। अरे बाकी सब बच्चे जी अगर आपको साथ साथ लिखना है तो आप लिख सकते हो, उनकी बातें सुननी है तो आप सुन सकते हो। साक्षी पहले बताओ बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे जी? 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अपने दिमाग में इमेजिनेशन में ना, इमेजिनेशन में पार्ट नंबर 1 नहीं बताना, मैंने पार्ट नंबर 1 नहीं पूछा, कौन सा पार्ट बताना है वो मैं आपसे पूछूंगा। ऐसा थोड़ा फिर तो आप रट के बैठ जाओगे। ये बताओ हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन, पार्ट नंबर 3 में कौन सी चीजें ऐड करनी है, कौन सी माइनस करनी है? पार्ट नंबर 3 में, हाँ सर पार्ट नंबर 3 में आपने कहा है कि अगर हम रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करते हैं, अगर किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे पैसा उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, अगर हम रिजर्व से विड्रॉ करेंगे उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, और अगर डेफर टैक्स डेबिट किया हुआ उसको ऐड करके आएंगे, अगर डेफर टैक्स क्रेडिट किया उसको माइनस करके आएंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। उसके बाद गरिमा, गरिमा मेरा आपसे क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4 में क्या ऐड करेंगे और पार्ट नंबर 4 में क्या माइनस करेंगे?
सर पार्ट नंबर 4 में जो आपने आइटम लिखवाई है ना, पहली बात तो वो आपस में इंटरलिंक नहीं है, वो अलग अलग आइटम हैं। तो पहले ऐड वाली बात कर लेते हैं। ऐड करेंगे इनकम टैक्स पेड और पेबल, फिर अगर इनकम टैक्स का प्रोविजन है उसको ऐड करेंगे, उसका इंटरेस्ट है वो ऐड करेंगे, सरचार्ज और सेस है वो ऐड करेंगे, अगर सीडीटी और डीडीटी दिया होगा तो ऐड करके दिखाएंगे, जो प्रैक्टिकली अब रेलिवेंट नहीं है। फिर अगर प्रोविजन बनाया है डिमिनिशन ऑफ एसेट के लिए वो ऐड करेंगे, प्रोविजन प्रोविजन मेड फॉर मीट टू एन अनअसर्टेन लाइबिलिटी, अगर अनअसर्टेन लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन क्रिएट किया उसको ऐड करेंगे। और फिर अगर प्रोविजन है या एक्चुअल लॉस है सब्सिडरी कंपनी के, अगर वो डेबिट किए होंगे उसको ऐड करेंगे। और बस सर डिविडेंड पेड और डिविडेंड प्रपोज्ड आप ये ऐड करोगे, तो मेरे ख्याल से यही आइटम ऐड करनी है और माइनस करनी है। सिक कंपनी के प्रॉफिट अगर होंगे वो माइनस करने हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस विच एवर इज लेस ये माइनस करेंगे। और अगर कोई स्पेसिफाइड कंपनी होगी तो लेस नहीं, इन दोनों को जो एग्रीगेट करके जो अमाउंट आएगा उसको माइनस कर देंगे। ये सारी बातें हमने पार्ट नंबर 4 के अंदर बताई थी। बहुत बढ़िया गरिमा। अगला मेरा क्वेश्चन रश्मि जी, रश्मि आप बताओ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे? सर पार्ट नंबर 2 जो है हमारा वो डेप्रिसिएशन से लिंक करता है। पहले तो क्या करोगे, जितना भी डेप्रिसिएशन है आप उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर माइनस कर दोगे सारा नहीं, जो रिवैल्यूएशन वाला हटाने के बाद जो एक्चुअल बनेगा वो माइनस कर दोगे। फिर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर पीएनएल में क्रेडिट कर दिया वो माइनस कर देंगे, बट उतना करेंगे जितना डेप्रिसिएशन होगा वहां तक माइनस करेंगे। और अगर कोई पैसा रिवैल्यूएशन रिजर्व में स्टैंड करता है जो आपने क्रेडिट नहीं किया था तो वो डिस्पोजल के टाइम पर ऐड करके दिखाएंगे। ये आपने 4th आइटम बताई थी सर। ये 4 आइटम जो होती हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर आती हैं। बहुत बढ़िया जी। एंड पार्ट नंबर 1 जो लास्ट बच्चा बताओ जी, फटाफट से बताओ। मनीषा नाम था, मनीषा या मीनाक्षी? चलो मनीषा और मीनाक्षी दोनों एक साथ बता दो फटाफट से। तो सर पार्ट नंबर 1 में तो सिंपल सी बात है, 8 आइटम होती हैं। जो सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जाम्ड है उसको माइनस कर देंगे। एओपी के अगर मेंबर है कंपनी, उसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है उसके हाथ में एग्जाम्ड है, वो माइनस कर देंगे। और अगर फॉरेन कंपनी है तो कैपिटल गेन हो गया, 115 ए वाली इनकम हो गया वो माइनस कर देंगे। और अगर रॉयल्टी की इनकम आ रही है 115 बीबीएफ के अंदर वो माइनस कर देंगे। और जो माइनस करेंगे उससे रिलेटेड खर्चे अगर पीएनएल में डेबिट किए होंगे तो वो ऐड कर देंगे जी। ये सारी बातें हमने बताई हैं। बताओ बुक प्रॉफिट कौन कहता मुश्किल है जी? कौन कहता है बुक प्रॉफिट मुश्किल है? कौन कहता है बुक प्रॉफिट मुश्किल है? मुझे तो नहीं लगता मुश्किल है जी। अब अगर इसके बाद भी मुश्किल लगेगा ना सर, फिर तो भगवान श्री कृष्ण भी अगर धरती पर आ जाए तो भी याद नहीं करवा सकते आपको। और अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर बार बार पढ़ोगे तो वैसे ही रट जाएगा। अगर बार बार पढ़ोगे ना, ऐसे पार्ट वाइज पढ़ोगे तो वैसे ही रट जाएगा जी। बट मैंने हर चीज के आपको लॉजिक दे दिए हैं सर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप अगर रात को सोए हुए भी कोई आपसे पूछ लेना कि बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन, तो मेरी फैमिली का बच्चा गलती नहीं करके आएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा जी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी इधर देखो ध्यान से जी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना तो फाइनली अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, उसके बाद फिर डाउट्स जो होंगे एक दो बच्चों के वो डाउट्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन देखना जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है द नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पीकेआर लिमिटेड a resident company for the year ended 31st March 2021 is rupees 190 lakh arrive at after following adjustment। मतलब आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? इसमें ये एडजस्टमेंट हो चुकी है। मतलब जो ये 190 लाख का प्रॉफिट है ना, इसमें ये एडजस्टमेंट आप कर चुके हो। सबसे पहला डेप्रीसिएशन 100 लाख रुपए का, रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 50 लाख रुपए का, प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 40 लाख रुपए का, प्रपोज डिविडेंड 120 लाख रुपए की है। फिर वो कहना चाह रहे हैं फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, ये फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। नेट प्रॉफिट जो है इंक्लूड्स 10 लाख रिसीव फ्रॉम ए सब्सिडरी कंपनी। मतलब उसमें 10 लाख रुपए हैं जो आपने रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया सब्सिडरी कंपनी से। अब पहले एग्जम्प्ट होता था, अब डिविडेंड एग्जम्प्ट नहीं होता, अब डिविडेंड टैक्सेबल होता है। उसके बाद जी प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ₹2 लाख इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स है 40 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला, ठीक है। और कह रहे हैं अमाउंट ऑफ 50 लाख क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट वाज ड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। अब 50 लाख रुपए अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉ किए और अपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिए, बहुत बढ़िया बात है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20 वाज 30 लाख रिप्रेजेंटिंग अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। अब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन तो दे दिया, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस नहीं दिए। और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं दिए तो क्या मानेंगे? निल मानेंगे। अब निल और 30 लाख विच एवरेज लेस क्या बनेगा? निल। तो हम यहां से माइनस कुछ नहीं करेंगे, बात ध्यान देना। कई नालायक बच्चे होंगे
वो ये बोलेंगे अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं दिए, तो इट मीन उसको हटा के हम ये 30 लाख माइनस कर देंगे। भूल के भी ये गलती मत कर देना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कहा, अगर कुछ भी नहीं कहा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के बारे में, तो आप क्या मान के चलोगे जी? नील मान के चलोगे। तो नील और 30 लेस क्या बनेगा? नील, तो माइनस कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर ये स्पेसिफाइड कंपनी होती, अगर ये स्पेसिफाइड कंपनी होती, फिर मैं 30 लाख माइनस कर देता। क्यों? उसमें माइनस क्या करते हैं? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस प्लस में डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं उसको जीरो भी मानता तो 0 + 30 कितने बनते? 30। बट ये स्पेसिफाइड कंपनी नहीं है, ये नॉर्मल कंपनी है। उस केस में विच एवर इज लेस वाला माइनस करते हैं। लेस हमारा नील आएगा, और नील का मतलब क्या होगा? कुछ भी माइनस नहीं होगा। कहना चाह रहे हैं बुक प्रॉफिट निकाल दो कंपनी के फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 21 लाइबल टू टैक्स अंडर मैट। लो जी आओ नहीं निकालते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ जी, सबसे पहले आपका 190 का प्रॉफिट है जी, तो 190 आपने यहां पे कर लिया। उसके बाद एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन। सबसे पहले डेप्रीसिएशन जो ये 100 लाख है, आपने पूरा का पूरा ऐड कर दिया। 100 लाख आपने ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स 40 लाख रुपए ऐड होंगे जी। और रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ट्रांसफर टू रिजर्व। हनी फटाफट से बोलो, ट्रांसफर टू रिजर्व। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3। या तो रिजर्व वाला केस पार्ट नंबर 3 में कवर था। अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो 50 लाख रुपए आप ये ऐड कर दोगे, और 40 लाख रुपए प्रोविजन ऐड कर दोगे। अब प्रपोज डिविडेंड कितना दिया हुआ जी? 120। अब ये ऐड आपने कर दिया। माइनस की बात करूंगा, गलती से भी ये 10 लाख रुपए जो डिविडेंड मिल रहा है सब्सिडरी कंपनी से, ये भूल के माइनस मत कर देना। पहले माइनस होता था जब 1034 में एग्जाम्प्ट होता था। सर 1034 में एग्जाम था तो लो में लिखा था कि अगर कोई इनकम सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जाम होगी तो माइनस करनी है। बट अब तो ये एग्जाम्ट ही नहीं है, तो अगर ये एग्जाम्ट नहीं है इसलिए इसको माइनस नहीं करेंगे। तो इन्होंने माइनस किया होगा, ये गलत किया हुआ है जी, इसको यहां से एक बार हटा देना, ये माइनस अब नहीं होगा। उसके बाद जी डेप्रीसिएशन देख लो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन वाला 40 लाख है। तो अगर ये 40 लाख है, टोटल कितना है? 100 लाख है। अब 100 में से 40 लाख अगर रिवैल्यू वाला है तो एक्चुअल वाला कितना हो गया? 60 लाख हो गया। दोबारा बोलो, एक्चुअल वाला कितना हो गया? 60 लाख हो गया। तो आपने 60 लाख यहां से माइनस कर दिया जी। उसके बाद जी आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉ किया 50 लाख रुपए जो आपने क्रेडिट किया। बट मैंने कहा था सारा, सोच के बोलना, क्या ये सारा माइनस कर देंगे या मैक्सिमम डेप्रीसिएशन तक? डेप्रीसिएशन तक, और वो कितना है? 40 लाख ही तो है। तो माइनस जो करेंगे ना वो 40 लाख करेंगे। देखो 40 लाख। उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करेंगे, नील हो गया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉफिट जो आएगा ना, शायद वो आपका 400 निकल के आएगा। सोनू आंसर क्या निकाला आपने? एक मिनट रुको जी। सोनू का आंसर कहाँ गया? लो जी, हाँ जी, प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है 400। सही निकाला बिल्कुल, 400 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अब ये 400 का है, तो अगर इस पे आप मैट एप्लीकेबल करोगे 15%, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा जी? 60। यहाँ पे 60 निकल के आएगा जी, ठीक है। और यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल कर दोगे 7%, क्योंकि इनकम लाख्स में है। तो ये 400 लाख मतलब 4 करोड़ हो गया। तो अगर 4 करोड़ हो गया तो 7% सरचार्ज लग गया, तो ये आएगा जी 4.2। ठीक है, टोटल हो गया 64.2 आ जाएगा। और अगर मैं इसका 4% सेस निकालूंगा तो ये आएगा 2.568, और प्लस में 64.2 हो गया जी, ये हो गया 66.768। ये आंसर निकल के आएगा जी, जो आपकी मैट लाइबिलिटी निकल के आएगी 66.768 जी। बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी बता दो जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। तो ये हमारी कैलकुलेशन है जी बुक प्रॉफिट की, ठीक है। अब कई नालायक बच्चों ने, मुझे ये डर है कि इन्होंने आंसर सेम बुक वाला ना दे दिया हो बस, ठीक है। बाकी जिन्होंने सही की है, जिनका ये आंसर है दैट इज परफेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपने ये सेम आंसर निकाला तो आपका आंसर गलत है जी, ठीक है। नहीं लो जी, अब ऐसा करते हैं, अब मैं आता हूं जी अगले क्वेश्चन पे। अब जो मैंने होमवर्क दिया था एक बार उस पर आ जाओ जी। लो जी, ये आपका है जी एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं, पहली बात तो एग्जाम्पल नंबर 1 में, अब जो ये आपका नेट प्रॉफिट है 55,50,000 पे, 1 बाय 1 स्टार्टिंग देते हैं। इनकम टैक्स पेबल क्या कर देंगे जी? जल्दी बोलो, इनकम टैक्स पेबल क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये कहां पे? पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4।
जल्दी बोलो, इनकम टैक्स हमने कहाँ पे लिखा है? पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। एसटीटी क्या ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे सर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एसटीटी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऐड वाले पॉइंट है उसमें कहीं नहीं लिखा कि एसटीटी भी आपको ऐड करना है। उसके बाद डिविडेंड आप ये ऐड कर दोगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आप ये ऐड कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये भी पार्ट नंबर 4 में है, डिविडेंड भी पार्ट नंबर 4 के अंदर है। डेप्रीसिएशन आप सारा का सारा ऐड कर दोगे, ये पार्ट नंबर 2 में है। पार्ट नंबर 2 में लिखा है जितना भी आपका डेप्रेशन होगा आप सारा ऐड कर दोगे। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व ये पार्ट नंबर 3 में है, इसको आप ऐड कर दोगे। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अर्न एग्रीकल्चर इनकम, तो ये भी आप ऐड कर दोगे, क्योंकि अगर जो इनकम सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है, अगर वो माइनस होगी उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो हमें ऐड करके दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद जी फिर आपका निकल के आ रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे जी। उसके बाद माइनस की बात करते हैं। माइनस में बाय डिविडेंड, हाँ जी, क्या ये डिविडेंड माइनस कर दूं? जल्दी बोलो, क्या ये डिविडेंड माइनस कर दूं सर? क्या ये डिविडेंड अब 1034 में एग्जाम्प्ट है? आंसर इज नो। अब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, तो इसको मैं माइनस नहीं करूंगा। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है, इसको हटा दो जी। डेफर टैक्स, हाँ जी, डेफर टैक्स क्रेडिट साइड में दिए हुए हैं, क्या करूंगा? माइनस करूंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 54G में एग्जाम्प्ट है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या कुछ ट्रीटमेंट करोगे? नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे जी। रॉयल्टी जो 115 BBF में कवर है उसकी इनकम आ रही है, ये आप कर दोगे माइनस। उसके बाद एक बार अदर इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन में 2 लाख रुपए इंक्लूड्स है रिवैल्यूएशन वाले, तो अगर 2 लाख बाहर निकाल दूंगा तो 6 लाख डेप्रीसिएशन आप ये माइनस करोगे। और बेड डेट्स 20,000 रुपए के हैं, अब बेड डेट्स होंगे 20,000 रुपए के, आप यहाँ पे माइनस कर दोगे जी। हाँ जी, अब एक बार देख लेना जी। बेड डेट्स 20,000 रुपए के माइनस कर दोगे, जल्दी बोलो। बेड डेट्स 20,000 रुपए के माइनस कर दूंगा? नहीं कर दूंगा, नहीं करूंगा सर। बेड डेट्स 20,000 रुपए के माइनस क्यों करूंगा? चेक करो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कहीं पर भी माइनस वाले केस में 20,000 रुपए लिखा हुआ है? नहीं। बच्चा कह रहा है हाँ कर देंगे, इधर देखो ध्यान से, ऐसे नालायक बच्चे हैं जो मैं बोल रहा हूँ हाँ 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 बोलते जा रहे हैं। उसके बाद देखो अब आंसर क्या निकल के आएगा। 55,50,000 रुपए हैं, उसमें 50,000 रुपये आपने ये ऐड कर दिया। उसके बाद 1 लाख रुपए आपने ये ऐड कर दिया। 8 लाख रुपए आपने ये ऐड कर दिया। 50,000 रुपये आपने प्रोविज़न ऐड कर दिया। और 5 लाख रुपए आपने डिविडेंड ऐड कर दिया। उसके बाद जी 1 लाख रुपए अपने इनकम टैक्स ऐड कर दिया। माइनस में कर दिया 8 लाख रुपए। और माइनस में कर दिया डेफर्ड टैक्स 4 लाख रुपए। और माइनस में कर दिया रॉयल्टी की इनकम 5 लाख रुपए। और माइनस में कर दिया 6 लाख रुपए। तो ये आ रहा है 48,50,000 रुपये के बुक प्रॉफिट आ रहे हैं मेरे। तो मेरे आ रहे हैं 48,50,000 रुपये के, सोनू के भी आ रहे हैं 48,50,000 रुपये के। वाह भाई वाह, सोनू ने कमाल कर दिया जी। किस सोनू ने कमाल किया ये नहीं पता, बट सोनू ने कमाल कर दिया जी वाकई। 48,50,000 रुपये के बुक प्रॉफिट आ रहे हैं जी। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कैसे, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ जी कैसे। आपने ये इनकम टैक्स आपने ऐड किया, एसटीटी का कुछ नहीं करेंगे, डिविडेंड आपने ऐड किया, प्रोविजन आपने ऐड किया, डेप्रीसिएशन आपने पूरा ऐड कर दिया जी, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व आपने ऐड किया, एग्रीकल्चर इनकम के रिलेटेड खर्चे ये आपने ऐड कर दिए, एडवर्टीजमेंट खर्चे का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। माइनस में कर दिया आपने एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है, माइनस कर दिया। डेफर टैक्स आपने क्रेडिट किए हुए हैं, माइनस कर दिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 54G वाले उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। 115 BBF की रॉयल्टी की इनकम है, ये आपने माइनस कर दिया। उसके बाद जो आपका रिवैल्यू वाला डेप्रिसिएशन है वो 2 लाख रुपए है, उसको माइनस करने के बाद जो एक्चुअल वाला होगा 6 लाख रुपए वो माइनस कर देंगे। और बेड डेट्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बेड डेट्स तब माइनस करते अगर मुझे इसकी बिजनेस की इनकम निकालनी होती। याद करो पीजीपी के चैप्टर में सर, पीजीपी के चैप्टर में बेड डेट्स आप माइनस करते हो। मैंने कल भी कहा था कि जैसे पीजीपी की इनकम निकालते हो ना, ये गलती से मत सोच लेना कि सेम आप बुक प्रॉफिट निकालते हो। तभी मैंने कहा था कि पहले पीजीपी पढ़ लेना, क्योंकि ना बच्चा कंफ्यूज ना हो कि यार वहां तो हम ये करते हैं सर, वहां तो हम एसटीटी की डिडक्शन भी देते हैं, वहां तो हम सीटीटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसकी डिडक्शन भी देते हैं, वहां तो अगर आप कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे कर देते हो, कस्टम ड्यूटी आपने पे कर दी, एक्साइज ड्यूटी आपने पे कर दी, सर्विस टैक्स पे कर दिया, उसकी डिडक्शन भी देते हैं। तो पीजीपी से कंपेयर मत करो सर, क्योंकि पीजीपी पहली बात तो उसकी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, उसकी लिस्ट इंक्लूसिव है।
और बुक प्रॉफिट निकालने की लिस्ट आपकी एग्जॉस्टिव है। और जो आइटम ऐड है मैंने आपको लिखवा दिया, डायग्राम बढ़िया बनवा दिया, जो माइनस है वो भी आपको लिखवा दिए। उसके अलावा अपना दिमाग हमें चलाना ही नहीं है। नो डाउट्स बैड डेट्स माइनस होते हैं, बट तब होते हैं जब बिजनेस की इनकम निकालनी हो नॉर्मल। इट मीन अगर मैं यहां बोलता कि मुझे नॉर्मल बिजनेस की इनकम निकालनी है, फिर बैड डेट्स में माइनस कर देता। ठीक है नी। तो बुक प्रॉफिट आपके निकल के आएंगे 48,50,000। इसका 15% आप यहाँ पे मैट एप्लीकेबल कर दो जी। अब 48,50,000 का 15% ये आएगा 7,27,500 प्लस में 4%। तो अगर 4% करोगे तो आएगा 7,56,600 रुपये। ये आंसर आ रहा है जी। एक बार चेक करना, 7,56,600 रुपये परफेक्ट आंसर है जी। अब बच्चा कह रहा है सर इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन एक बात मुझे बताओ, सिंपल प्रेजेंटेशन है। किस तरह से, ये देखो जी। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है नहीं। अब ऊपर लिख दोगे कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे लिखोगे नेट प्रॉफिट। आपने सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आइटम्स आपने ऐड करनी स्टार्ट कर दी, ऐड यहाँ पे लिखा, जो आइटम्स ऐड होनी है उसको आपने यहाँ लिखा। फिर आपने लेस का साइन डाला, जो लेस होनी है आपने यहाँ लिखा, और लास्ट में क्या आएंगे, बुक प्रॉफिट आएंगे। उसके बेस पे आपको मैट कैलकुलेट कर लेना बस। ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था सर, मेन प्रेजेंटेशन की टेंशन बिल्कुल मत लो। प्रेजेंटेशन तो अगर मैं एक दिन या 2 दिन में पूरा 2-2 घंटे लगा दूंगा ना, उसमें आपको कंप्लीट हो जाएगी सर। मेन है कि भैया आंसर निकल कैसे रहा है, प्रोविजन समझ में आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे ऐसा तो है नहीं कि खाली डंडे खींच के आने, सोच के बोला एग्जाम आ गया जी, मेरे को प्रेजेंटेशन तो पता है जी, मैं ऐसे खींच के आराम से बैठ गया, अब करूं क्या आगे वही नहीं पता लग रहा। आगे क्या कर रहा है वो तो पता ही नहीं है, प्रेजेंटेशन पता है बस। ठीक है जी। तो पहले आपका ये हो कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को करना हमें कैसे है वो क्लियर हो। प्रेजेंटेशन में क्या, अगर मैंने पहले भी कहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे तो प्रेजेंटेशन आपकी टेबल फॉर्म में होगी। और वो टेबल फॉर्म का मतलब क्या है जी, आप यहां पे करोगे इस तरह से, नेट प्रॉफिट आप लिखोगे, उसके बाद ऐड और लेस वाला करोगे, देन आपके यहाँ पे बुक प्रॉफिट आएंगे, और लास्ट में फिर आप क्या कर दोगे, कंप्यूटेशन ऑफ मैट लाइबिलिटी बुक प्रॉफिट मल्टीप्लाई 15% प्लस में 4% सेस हो गया, आपका फाइनल मैट निकल के आ जाएगा। ठीक है नी। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। वीजी लिमिटेड है, उसका P&L अकाउंट दिया हुआ है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20। उसके नेट प्रॉफिट 90 लाख रुपए के हैं आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब यहां पे एक बार चेक करो, डेप्रीसिएशन 30 लाख रुपए के हैं, इंक्लूड उसमें 8 लाख रुपए रिवैल्यूएशन के हैं। सोच समझ के बोलना क्या करूंगा, 30 लाख में ऐड करूंगा, जल्दी बोलो। 30 लाख में ऐड करूंगा और माइनस में कितना करूंगा जी, अगर मैं 30 लाख ऐड करूंगा माइनस कितना करूंगा, 8 लाख माइनस करूंगा, 22 लाख माइनस करूंगा, 22 लाख माइनस करूंगा। मतलब 30 लाख आप ऐड करोगे, 22 लाख आप माइनस करोगे। तो यहां पे 90 90 में प्लस आपने 30 किए, माइनस चलो बाद में कर लेंगे। पेनल्टी ऑन लेट पेमेंट ऑफ 50, फटाफट से बोल दे रही क्या पेनल्टी हम ऐड करेंगे, जल्दी बोलो सर। इंटरेस्ट ऐड करते हैं, पेनल्टी ऐड करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करते हैं, पेनल्टी हम ऐड नहीं करते, इसको छोड़ दो। सीटीटी मैंने भी क्या बोला, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्या कोई ट्रीटमेंट करोगे, आंसर इज नो। प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी, बिल्कुल जी 1 लाख रुपए इसमें ऐड कर देंगे, 1 लाख रुपए इसमें ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व 3 लाख रुपए इसमें ऐड कर दूंगा जी। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग 15-16 रुपीज 5 लाख, बुक प्रॉफिट वाज इंक्रीज इन द सेम ईयर। अब अपने आप बोल देना जी, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, क्या ये माइनस करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पहले आप क्या कर चुके थे, डेबिट कर चुके थे, प्रॉफिट इंक्रीज कर चुके थे। तो गवर्नमेंट कह रही है ये 5 लाख रुपए आप यहाँ माइनस कर दोगे। फिर डेफर टैक्स डेबिटेड, तो ऐसा करते हैं पहले 1 लाख डेफर टैक्स जो है इसको आप यहाँ पे ऐड कर दो, और बैड डेट्स तो छोड़ दो उसको। यहाँ पे आपका निकल के आ गया 5 लाख रुपए ये रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला। ठीक है जी। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 5 लाख एक तो ये माइनस करने हैं, डेप्रिसिएशन 22 लाख माइनस करना है जी, ये 22 लाख माइनस कर देंगे, और ब्रॉड फॉरवर्ड और इसमें लेस कौन सा हमारा 3 लाख रुपए, तो आप ये 3 लाख माइनस कर दोगे। अब एक बार निकालना जी बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है जी। बुक प्रॉफिट आ रहा है 90 लाख, 90 लाख प्लस में 30 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 3 लाख प्लस में 1 लाख माइनस में 5 लाख माइनस में 22 लाख और माइनस में 3 लाख। तो यार है 95 लाख जी। मेरे ख्याल से आपका बुक प्रॉफिट आ रहा है जी 95 लाख का आ रहा है, इतना ही आ रहा है जी।
95 लाख आ रहा है। अब अगर 95 लाख है, इसका 15% अगर मैं निकालूंगा तो एक 14,25,000, 14,25,000 और प्लस में 4% सेस अगर कर दूंगा तो आएगा जी 14,82,000 रुपये। ये आंसर निकल के आएगा जी 14,82,000। बताओ जी है क्या क्वेश्चन में? गिरे गिरे क्वेश्चन है सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी? हाँ जी, कोई दिक्कत जी? मीनाक्षी कोई दिक्कत? दीपाली कोई दिक्कत जी? नेहा कोई दिक्कत? प्रियम कोई दिक्कत जी? ओमकार, अभिषेक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का पक्का? उर्मी कोई दिक्कत जी? आगे बढ़ सकते हैं। लो जी इधर सुना ध्यान से। अब ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए जी। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अब मैं 5 मिनट लगाऊंगा, फटाफट से एक बार डाउट डिस्कस कर लेते हैं जी। उसके बाद ना फिर कुछ क्वेश्चन हमें और करने हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मुझे और करवाने हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं आकांक्षा का डाउट निकाल लूं जी। आकांक्षा का डाउट क्या था जी? लो जी इधर देखो ध्यान से। आकांक्षा का सबसे पहला डाउट ये था, आकांक्षा का सबसे पहला डाउट ये था, यहां तक हो गया था री? इसका आंसर निकाल लोगे ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, ये देखो ये आपके सामने है जी। ये आपके सामने है, क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है आपके सामने है। उस पर फिर मैंने 15% लगा दिया, प्लस में 4% सेस लगा दिया, आपके सामने आंसर आ गया जी, ठीक है? लो जी इधर सुना ध्यान से। अब आकांक्षा का ना ये डाउट निकल के आ रहा था कि सर जो हमने बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन की थी ये वाली, ओए होए 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 क्या हाल हो चुका है जी। जो हमने बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन की थी ना, आपने यहां पे कहा था, कहां पे, हाँ आपने यहां पे कहा था कि प्रोविजन मेड टू मीट अनअसर्टेन लाइबिलिटीज। मतलब ये जो होंगे ना, ये प्रोविजन जो होंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। मतलब अगर कोई प्रोविजन, मैंने पहले भी कहा था रही, अगर कोई प्रोविजन एडहोक बेसिस पर बने, एडहोक का मतलब क्या है जी? उक्का मुक्का, तुक्का मार दिया जी। नोशनल बेस जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, नोशनल बेस। याद करो जैसे मैंने क्या कहा था हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। पहले बातें कंप्लीट करनी है या पहले समझना है? सर मैं सही बता रहा हूं, मैं इतना टाइम इसलिए आपके ऊपर लगा रहा हूं क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं, इस बैच से मैं खास तौर पे उम्मीद करता हूं 80+ की। मैं सही बता रहा हूं, इतना टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूं जी। और मैं इसलिए भी इतना टाइम लगा रहा हूं कि आपका बैच सही टाइम पे स्टार्ट हो गया, क्लास में अगर अच्छे से कर लेंगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये भी फील होगा कि हाँ मैं एक बार अगर अच्छे से भी रिवीजन कर लेंगे ना तो भी हमारा एडवांस टेक्स्ट हो गया। और अगर बीच में ऐसे बातें करोगे फिर सारा काम खराब हो जाएगा जी। सर एक बात बताओ, मेरे भी तो लेक्चर बढ़ रहे हैं ना, मेरे को तो कितना फायदा होता, मैं सही टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करता, मेरे 2 महीने बचते, आराम से फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करता मैं। बट मुझे लगता है कि नहीं, जो हम क्लास में कर लेंगे उसको बढ़िया ढंग से कर लें। कुछ बच्चों को बाद में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, उनका क्लास में इतना बढ़िया हो जाए कि उनको ये लगे कि हाँ भाई डायरेक्ट हम एग्जाम भी दे सकते हैं। तो ये बातचीत नहीं करनी बीच में बस। इधर सुनो ध्यान से नालायक, एक बात में सोच के बताना। मैंने कहा था प्रोविजन मेड टू मीट अनअसर्टेन लाइबिलिटी, मतलब कुछ प्रोविजन होते हैं जो नोशनल बेस पे बनते हैं। आपको मैं याद करवा दूं, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक सेक्शन 24A आपने किया होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद आ रहा है? 24A पहले निकालते थे जीएवी माइनस में म्युनिसिपल टैक्स, फिर आपका एनएवी माइनस में 24A माइनस में 24B। अब जो 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी कि एनएवी का 30% माइनस कर लो, तो वो क्या था? एडहोक बेस था। एडहोक का मतलब क्या होता है? एडहोक मींस क्या होता है? नोशनल, मतलब एक्चुअल खर्चे कितने भी हों, गवर्नमेंट कहती है एनएवी का हम 30% माइनस कर देंगे। इसको बोलते हैं नोशनल बेस, ये होता है एडहोक बेस। एडहोक का मतलब क्या है? हमने फिक्स कर दिया जी, हम खर्चा 30 ही मानेंगे, एक्चुअल क्या है वो नहीं पता। याद करो सैलरी में मोटर कार फैसिलिटी आपने किया होगा, जहां 1800 2400 900 रुपए की लिमिट होती है, वो क्या है? एडहोक बेस है वो। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया ऐसे कोई प्रोविजन अगर आपने बनाए हैं ना एडहोक बेस पे, उसको ऐड कर देंगे। अगर कोई प्रोविजन एक्चुअली बेस पे है या साइंटिफिक बेस पे है, उसको ऐड नहीं करेंगे। साइंटिफिक बेस का मतलब क्या होता है? जिसका एक बेस होता है, जिसके एविडेंस होते हैं, जिसके रीजन टू बिलीव होते हैं, जिसको देख के आप प्रोविजन क्रिएट करते हो, तो गवर्नमेंट कहते हैं उसको ऐड नहीं करेंगे। तो आकांक्षा का पहला डाउट यही था कि सर ये साइंटिफिक बेस का मतलब समझ नहीं आ रहा कि साइंटिफिक बेसिस और एक्चुअली बेसिस क्या होता है। एक्चुअली बेस का मतलब तो होता है, आपने सुना होगा मार्केट में आर वैल्यूएशन ऑफिसर बैठते हैं, आर मार्केट में एक्चुअली बैठते हैं। एक्चुअली मींस क्या होता है? जो एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं आपकी। कई बार कहते हैं ना वैल्यूएशन ऑफिसर का कोर्स कर लो, एक्चुअली का कोर्स कर लो,
ठीक है, ये कोर्सेज क्या होते हैं जो आपकी मार्केट में, फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी बेची, अब सोच के बोलना, एक प्रॉपर्टी मैंने 1995 के अंदर परचेज की थी, वो प्रॉपर्टी मैंने आज बेची, तो उसकी वैल्यू कौन निकालेंगे? वैल्यूएशन ऑफिसर निकालेंगे ना। उसकी वैल्यू कौन निकालेंगे? जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं वो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एक एक्चुअली का भी कोर्स होता है। तो एक्चुअली मींस क्या होता है कि आपने रियल बेस पे प्रोविजन बनाया। साइंटिफिक मींस क्या हो गया? वही एक्चुअल बेस हो गया। आपका एक बेस है, आपके पास एविडेंस है, रीजन टू बिलीव है, जिसके पास आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। आप ऐसा नहीं है तुक्का मार के प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कह रही है जी ये हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, और ये जो होगा ये हम क्या कर देंगे जी? ऐड कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद जी, ये हो गया आपका पहला डाउट ये था। दूसरा फिर बच्चे ने डाउट पूछा, कहते सर ये समझ नहीं आ रहा, ये आपने नोशनल लॉस यहां पे ना आपने लिखा था, ये नोशनल लॉस ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद चलो नोशनल लॉस आपने ऐड कर दिया, अब नीचे ना यहां पे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 2717 कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्सचेंज विद यूनिट्स। मतलब यहां पे आप ऊपर तो ऐड कर रहे हो लॉस ऑन शेयर, मतलब नोशनल लॉस आप ऐड कर रहे हो, और यहां पे फिर आप गेन भी ऐड कर रहे हो। ये समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही आकांक्षा ने कहा सर क्रेडिट साइड में भी सेम है कि नोशनल गेन आपने कहा जी माइनस होगा, फिर नीचे यहां पे दिया हुआ है लॉस, ये देखो लॉस। तो ये समझ नहीं आ रहा है किया क्या हुआ है। इधर देखो ध्यान से, अगर पहली बात थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा होता, थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा होता समझ में आ जाता। यहां पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, आपने ध्यान से इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली रेलिवेंट है नहीं, और मैंने कहा भी था स्किप कर सकते हो, बट आपने पढ़ने की कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। अब एक बार ध्यान से पढ़ना जी। यहां पे क्या लिखा है? नोशनल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, उसके बाद नोशनल लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन कैरिंग आउट ऑफ सच यूनिट्स और द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 70। उसके बाद यहां पे जो है ना, यहां पे जो वो गेन की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़ना, वो कह रहा है अमाउंट ऑफ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, मतलब ऊपर बात कर रहा है नोशनल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और यहां बात कर रहा है अमाउंट ऑफ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स। पहली बात तो ये समझ लो जी, वो बात कर रहा है नोशनल लॉस की, और ये बात कर रहा है एक्चुअल गेन की। इन दोनों के अंदर ये फर्क है। अब ये पॉइंट जब पहले एप्लीकेबल होता था, मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकली अब खत्म हो चुका है। अगर आप सेक्शन 47 का 17 पॉइंट पढ़ोगे ना, अगर आप सेक्शन 47 का 17 पॉइंट पढ़ो एक्ट के अंदर, जो पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट कुछ बच्चों को होता है कि नहीं सर मुझे एक बार पढ़ना है, तो पढ़ोगे। उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल, सुन लेना सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सुन लेना, ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे लगाऊंगा नहीं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल अपने शेयर ट्रांसफर करता है किसी बिजनेस ट्रस्ट को, और बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट लेता है। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल की डेफिनेशन वहां पे दी हुई है। स्पेशल पर्पस व्हीकल कौन होते हैं? एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसने ट्रस्ट में, ध्यान सुना जी, गवर्नमेंट कहती है जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होंगे ना, ये कौन होंगे? एक ऐसी इंडियन कंपनी होगी जिसने ट्रस्ट में आपस में इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा, मतलब आपस में शेयर होल्डिंग क्रिएट की हुई है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। सिंपल सी लाइन, ये बात ध्यान दो, स्पेशल पर्पस व्हीकल मींस इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी अपने शेयर दे रही है ट्रस्ट को, ट्रस्ट दे रही है बदले में यूनिट्स। अब क्या हो रहा है जी, शेयर जा रहे हैं, बदले में क्या आ रही है? यूनिट्स आ रही है। तो गवर्नमेंट कह रहे इस एक्सचेंज को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बड़े एक बात मैंने सोच के बताना, सेक्शन 47 जब आपने कैपिटल गेन में किया होगा, अगर जिन बच्चों ने कैपिटल गेन पढ़ लिया, तो वहां पे पहले 5 पॉइंट हमने कैपिटल गेन में डिस्कस किए थे, और मैंने आपको यह कहा था कि जो कैपिटल गेन के 47 में कवर होते हैं, एक्चुअल में वो ट्रांसफर होते हैं, बट कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर नहीं मानते। अब अगर मान लो इंडियन कंपनी है, आप बिजनेस ट्रस्ट हो, मैंने आपको शेयर दी है, आपने मुझे यूनिट्स दी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसको हम ट्रांसफर में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक हैं, ये रिलेटेड पार्टी हैं, इनको हम ट्रांसफर में कवर नहीं करेंगे। बट जब मैंने शेयर दिए और आपसे यूनिट्स ली, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन तो होगा ना, बट क्या वो अभी एक्चुअल है या नोशनल है? नोशनल है, क्योंकि मैंने अभी सेल नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया? एक्सचेंज किया। तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में जो भी तुम्हारा नोशनल लॉस है, मतलब जो अभी लॉस तुम्हें एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, बट कंपनी ने क्या बोला जी, मुझे तो लॉस हो गया क्योंकि मैंने शेयर दिए हैं, बदले में यूनिट्स ली हैं, मेरे को लॉस हो गया इतने का, उस लॉस को कर लिया डेबिट। अब जो लॉस अभी एक्चुअल में अराइज ही नहीं हुआ, आपने भी एक्सचेंज किया, सेल तो आपने किया ही नहीं,
जो लॉस एक्चुअल में अराइज ही नहीं हुआ, आपने डेबिट करके दिखा दिया जी, उससे आपने बुक प्रॉफिट कम करके दिखा दिया। अब सोच के बोला, अगर आपके प्रॉफिट कम होकर दिखा गए, मैट कम आ गया, तो गवर्नमेंट ने बोला हेलो, अगर तूने ये नोशनल लॉस डेबिट किया हुआ है इसको ऐड कर देगा, क्योंकि अभी एक्चुअल लॉस है ही नहीं। और ऐसे कोई नोशनल गेन, ये मत टेंशन लेना कि हम सिर्फ ऐड ही करेंगे, अगर तूने नोशनल गेन अगर क्रेडिट भी किया हुआ है उसको हम यहां से हटा देंगे, उस पर हम मैट चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जो गेन अभी एक्चुअल ही नहीं है, जो गेन अभी एक्चुअल है ही नहीं, उस पर मैट चार्ज क्यों करें। ये बात क्लियर हो गई आकांक्षा? नाम से ही पता लग रहा है, नोशनल मींस अभी मैंने क्या बोला, एडहोक, जो लॉस मुझे अभी एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, सिर्फ मैंने अभी एक्सचेंज किया, उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से मुझे गेन और लॉस आ रहा है, तो अगर मैंने डेबिट किया है उसको ऐड कर देंगे, अगर क्रेडिट किया तो माइनस कर देंगे। अब ध्यान सुनना, ये तो हो गया नोशनल। जब उसके बाद वो कंपनी आगे यूनिट्स बेचेगी, जब उसके बाद वो कंपनी आगे यूनिट्स बेचेगी, क्योंकि कंपनी ने क्या दिए, शेयर, बदले में क्या गए, यूनिट्स। यही मैंने कहा ना, 47 के 17 पॉइंट में ये बात लिखी हुई है कि अगर शेयर देके बदले में यूनिट्स लोगे तो 47 में ट्रांसफर नहीं है। उस फ्लक्चुएशन में जो गेन लॉस हुआ उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो बता दिया। जब मेरे पास यूनिट्स आए, उस यूनिट्स को मैं आगे बेचूंगा तो मुझे एक्चुअल गेन होगा। एक्चुअल गेन होगा, क्या उस पे मैट लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? यस लगना चाहिए ना, क्योंकि पहले मैंने मैट लगाया नहीं था, पहले मैंने गेन माइनस कर दिया था। या फिर मैंने क्या कहा कि अगर नोशनल गेन है तुम हटा दो। गवर्नमेंट कह रही है अब जब एक्चुअल गेन होगा ना, अब हम मैट लगाएंगे, और अगर मैट लगाएंगे बुक प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर बुक प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे तो देखो यहाँ पे ये अमाउंट ऑफ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स जो है इसको ऐड करके दिखाना पड़ेगा, ये वो चीज है। तो मैंने ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉइंट अब खत्म हो चुका है, ठीक है। बट जैसे कहीं मैंने कहा ना, ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने खुद पढ़ने की कोशिश की है, तो आपके दिमाग में डाउट ना रहे, ये मैंने क्लियर कर दिया जी, ठीक है। यहाँ बातें हो रही है नोशनल की, एक बार दोबारा से क्लियर करूंगा, ठीक है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया आकांक्षा और 3-4 बच्चे तुम ही क्लियर कर लो यार, हम तो बस ये देख लेंगे कि अगर डेबिट में लिखा होगा तो ऐड कर देंगे, क्रेडिट में लिखा होगा तो माइनस कर देंगे। नालायक, इधर देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूं तो आप सब समझ लो ना। है क्या, सिंपल सा फंड है यार, इंडियन कंपनी है, बिजनेस ट्रस्ट है, मैंने शेयर दिए बदले में यूनिट्स लिए, ट्रांसफर नहीं है। अब क्या ये एक्चुअल में कोई सेल हुआ? सेल तो हुआ नहीं, बट गवर्नमेंट ने कहा जब ये आपने एक्सचेंज किया इसमें फ्लक्चुएशन हुआ होगा प्राइस का, उसके अंदर क्या होगा, गेन लॉस हुआ होगा। ये क्या है, नोशनल है, क्योंकि ये एक्चुअल कुछ राइज ही नहीं हुआ ना, ये तो नोशनल है। तो अगर नोशनल लॉस आप डेबिट करके दिखा चुके हो, ऐड कर दो, नोशनल गेन क्रेडिट करके दिखा चुके हो, माइनस कर दो। बट जब बाद में एक्चुअल गेन होगा उस पर हम मैट चार्ज करेंगे। मैट चार्ज कैसे करेंगे, बुक प्रॉफिट बढ़ाएंगे तभी तो मैट चार्ज करेंगे, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखो मैंने गेन ऐड कर दिया। तो कई बार ना यहाँ बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा मतलब गेन हम यहाँ पे, मतलब गेन जो है उसको हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप बुक प्रॉफिट में ऐड करोगे, और यहाँ पे देखो भाई अगर लॉस हो गया आपको, अगर लॉस हो गया तो फिर आप उसको माइनस कर दोगे जी, उस पर हम मैट चार्ज नहीं करेंगे। अगर आपको बाद में लॉस हो गया उस पर हम मैट चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 0/0% चांस है ये वाला पॉइंट बनने के, बट मैंने फिर भी बोला कि आप लिखना चाहते हो आप उस पार्ट में लिख सकते हो, और ये आप पार्ट नंबर 3 में लिखना, जो रिजर्व वाला पॉइंट है ना वो पार्ट नंबर 3 में लिखना। उसके बाद आकांक्षा का एक और डाउट था, ये तो चलो हो गया। आकांक्षा का डाउट था कि सर सब्ट्रैक्ट का पॉइंट नंबर 1, सब्ट्रैक्ट का पॉइंट नंबर 1 उसमें लिखा है लाइक अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट रिड्यूस इफ सेम वाज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द पीएनएल अकाउंट। ये तो मैं आपको बता चुका हूं आकांक्षा, इवन आपको नहीं पूरी क्लास को बता चुका हूं। याद करो, इधर देखो ध्यान से, ये जो मैंने घर से क्वेश्चन करने के लिए दिया, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग 15-16 5 लाख, बुक प्रॉफिट वाज इंक्रीज इन द सेम ईयर। इसका मतलब क्या है कि बुक प्रॉफिट इंक्रीज हो चुके हैं, मतलब जब आपने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया होगा तो आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा ना सर। अगर हमने ऐड किया होगा, अगर हमने ऐड किया होगा तो उससे हमारे क्या होंगे, प्रॉफिट बड़े होंगे ना। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि भैया माइनस तभी करना, माइनस तभी करना जब आपने क्या कर दिया, इसके प्रॉफिट पहले बढ़ा दिए थे। मतलब ऑलरेडी अगर आप मैट पे कर चुके हो, ऑलरेडी अगर आप मैट पे कर चुके हो, अगर फिर आप विड्रॉ करोगे रिजर्व से तब आप माइनस करके आओगे। और ऐसा क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में किया भी था, ये वाला ये देखो, ये देखो जी, यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटिंग 14-15, देखो बुक प्रॉफिट वाज इंक्रीज बाय द अमाउंट ट्रांसफर ऑफ सच रिजर्व इन असेसमेंट 15-16। मतलब बुक प्रॉफिट वाज इंक्रीज, अगर बुक प्रॉफिट इंक्रीज कर दिए थे
मतलब आपने क्या कर दिए होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज बढ़ा दिए होंगे। अगर आपने प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, जब आपने ट्रांसफर टू रिजर्व किया होगा तो पीएनएल में डेबिट करके आपने क्या किया होगा, उसको ऐड किया होगा ना। तो गवर्नमेंट वही तो कह रही है। अगर आपने इस लाइन को ध्यान से पढ़ा हो, इस लाइन का मतलब ही क्या है मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। ये देखो क्या लिखा है, प्रोविजन वाज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द पीएनएल अकाउंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने प्रोविजन जो क्रिएट किया था बाय डेबिटिंग द पीएनएल अकाउंट, मतलब आप प्रॉफिट इंक्रीज कर चुके थे। प्रॉफिट इंक्रीज करने का मतलब क्या है, आप ऑलरेडी वहां पे मैट एप्लीकेबल कर चुके थे, तब अब दोबारा मैट एप्लीकेबल नहीं करेंगे, हम यहां से हटा देंगे। ठीक है जी। लो जी, तो ये डाउट थे, और एक बच्चे का डाउट और था, डाउट था धारा का। धारा का डाउट था 54 ईसी वाले सेक्शन का, वो आज हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे 54 ईसी वाला पॉइंट। और 54 धारा ने कहा कि सर 54 ईसी वाला पॉइंट जो है, जो आपने हमें कल क्वेश्चन करवाया था 54 ईसी वाला, उसमें आपने कहा कि वो मतलब उस पर मैट एप्लीकेबल होगा, उसको हम माइनस नहीं करेंगे। तो माइनस क्यों नहीं करेंगे? अब मैंने कल कहा भी था कि माइनस वही करोगे जो यहाँ पे दिया होगा, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, उसके अलावा कुछ माइनस नहीं करना। इट मीन उस पर अगर मैट चार्ज करना है तो इट मीन हमें उसको एज इट इज रहने देना होगा ना, क्योंकि अगर हम माइनस करके दिखा देंगे फिर तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट कम हो गए तो फिर मैट एप्लीकेबल कहाँ होगा। ठीक है। लो जी, फाइनली अब जाके जी खत्म हुई है क्लास। क्लास मतलब ये लगा लो डाउट्स, होमवर्क, रिवीजन, अब जाके हमारी खत्म हुई है। ठीक है। लो जी, इधर देखना ध्यान से। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। और आज हम क्वेश्चन ही करेंगे, 1 घंटा अप्रोक्सीमेट हमारा हो चुका है। ठीक है, 1 घंटा हमारा, हाँ 55 मिनट हो चुके हैं जी, 55 मिनट्स हो चुके हैं। अभी आधा पौना घंटा हमारा क्वेश्चन में भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें 5-6 क्वेश्चन कम से कम करने हैं। तो मेरा फिर गार है, ऐसा करूंगा शाम को एक क्लास दोबारा से रिकॉर्ड कर लूंगा आज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीच में मिक्स कर दूं, क्योंकि मुझे ये था कि आते ही क्वेश्चन कराऊंगा, 10-15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे तो पूरा चैप्टर हमारा गार का हो जाएगा। बट मुझे ये नहीं पता था कितना टाइम मेरा लग जाएगा। ठीक है। तो कई बार वो चैप्टर बीच में मिक्स हो जाता है ना, फिर बच्चों को चैप्टर मिलता नहीं है। तो मैंने अभी तक स्टार्टिंग से ऐसा ही किया कि जब भी हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है नई क्लास से ही किया है। ठीक है। तो जहां तक हमारे क्वेश्चन होंगे वहां तक हम क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं क्लास इसको बंद करके यहाँ तक आपका मैथ खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से आपका नया टॉपिक होगा गार का, उसमें हमारा 1 लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेंगे, वो हमारा टॉपिक बड़ा नहीं है। बच्चा कह रहा है कितने लेक्चर और लगेंगे, आप ये बता दो। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना। कितने लेक्चर और लगेंगे हमारे? ये हमारा हो गया जी, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया जी, ये हमारा हो गया। उसके बाद जी ये हमारा हो गया। ये ऑलमोस्ट आपका हो चुका है अगर आपने पीजीपी कर लिया। उसमें एक सेक्शन 44B है, पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन कैसे मिलती है। कुछ पॉइंट बैलेंस है, कुछ पॉइंट हमारे हो चुके हैं। ऐसे ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है अगर आपने कैपिटल गेन कर लिया। तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जी, कैपिटल गेन पीजीपी पहले कर लेना जी, क्योंकि जो पॉइंट इसमें कैपिटल गेन और पीजीपी के अंदर कवर है उसको फिर वहीं पे कवर किया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ये इसके मेजर पॉइंट जो है उसके अंदर कवर है। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग में आपके 4 लेक्चर, गार के अंदर आपके चलो हायर साइड पे 2 लगा लेता हूँ जी, 6। इसके अंदर आपका 1 ही लेक्चर लगेगा। ठीक है, इसके अंदर आपके 2 लेक्चर मान लेते हैं, 2 3 4 5 और 4, 9 लेक्चर हमारे अप्रोक्सीमेट और लगेंगे जी। तो आज अगर 7 तारीख है, सैटरडे 8, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप ये मान के चलो कि 15 मई, मतलब संडे 16 मई तक आपका चलेगा जी। 16 मई तक कोशिश करेंगे हम पैकअप कर देंगे पूरा। ठीक है, चाहे उसके लिए फिर मुझे बीच में बड़ी बड़ी क्लास लेनी पड़ जाए, 15 मई से लेट नहीं करूंगा जी। ठीक है जी, 15 मई से हम लेट नहीं करेंगे अपना। 15 मई हम टारगेट फिक्स करके चलते हैं कि इनकम टैक्स हमें पैकअप करना है उससे। ठीक है ना, तो आई थिंक मेरे ख्याल से दैट इज मोर देन सफिशिएंट सर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, अगर आप एक बार भी रिवीजन कर लोगे ना, इनकम टैक्स आपकी ट्विस्ट पर आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों को इनकम टैक्स मुश्किल लगता था अब नहीं लग रहा होगा जी, प्रोवाइडेड अगर आपने 5 हेड देख ली है। ठीक है, क्योंकि सर इसके बाद भी अगर मुश्किल लगेगा ना तो फिर उससे आसान नहीं बन सकता सर, सही बता रहा हूं, उससे आसान बन नहीं सकता।
ठीक है, चलो जी, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो। अब एक बार फटाफट से आओ जी, क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ। आओ जी, जो भी हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट से हाथ में कैलकुलेटर ले लो, मेरे से पहले आंसर निकालने की कोशिश करना जी, मेरे से पहले आंसर निकालने की कोशिश करना। एक बार आंसर छुपा लेता हूं जी। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखो जी। एक्स वाई जेड एक एलएलपी है, हैज एन इनकम 72 लाख। पहली बात तो ये एलएलपी है तो भैया मैट की बात नहीं होगी, बातें होंगी एएमटी की, मैट की बात तो होगी नहीं, क्योंकि एलएलपी है, एलएलपी पर मैट एप्लीकेबल नहीं होता। वो कह रहे हैं एक्स वाई जेड एलएलपी हैज एन इनकम ऑफ 72 लाख अंडर द हेड पीजीबीपी। वन ऑफ इट्स बिजनेस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एट द रेट 100% ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 80IB फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। the profit from such business included in the business is income 58 lakh। compute the amount tax payable by LLP कितना आएगा, assuming that it has no other income during the previous year 2021। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले ऐसा करते हैं, एलएलपी की नॉर्मल इनकम निकालते हैं। एलएलपी का अगर मैं नॉर्मल इनकम निकालूंगा जी, अगर उसकी 72 लाख की इनकम है, अगर इसकी 72 लाख की इनकम है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है उसमें 58 लाख जो है, उसमें 58 लाख जो है वो इनकम कौन सी है, जो 80IB में कवर है, जो 100% एग्जाम्प्ट है। तो अगर मैं 58 लाख इसमें से माइनस कर दूंगा, इसके तो मुझे मिल जाएगी डिडक्शन, इसकी मुझे क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये आपकी टैक्सेबल इनकम जो निकल के आएगी एलएलपी की, तो 72 लाख माइनस में 58 लाख, 14 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम निकल के आ रही है, जो नॉर्मल इनकम निकल के आ रही है, इसमें मुझे नॉर्मल टैक्स पे करना है। अब 14 लाख रुपए के एलएलपी आप सब जानते हो 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि एलएलपी है 30% रेट लगेगा ना। तो 14 लाख मल्टीप्लाई 30% प्लस में 4% सेस, तो इसका फाइनल आंसर आएगा जी, प्लस में अगर मैं 4% सेस भी कर दूंगा, 4,36,800 रुपए, ये इसका फाइनल टैक्स आएगा, नॉर्मल टैक्स आएगा। मतलब जो नॉर्मल टैक्स आएगा वो इतना निकल के आएगा। अब निकालना है एएमटी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एएमटी के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, जो आपकी नॉर्मल इनकम निकल के आ रही है उसमें ऐड करोगे डिडक्शन चैप्टर 6 से हेडिंग सी, मतलब 80IA सीरीज, मतलब 80IB भी ऐड होगी। अब 14 लाख में अगर मैं 58 लाख ऐड कर दूंगा, दोबारा कितनी आ जाएगी, 72 लाख। तो ये 72 लाख जो है ना, यही मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम है। सर एक बात मुझे बताओ, 14 लाख रुपए नॉर्मल इनकम आ गई, अब अति कैसे निकालते हैं, उस नॉर्मल इनकम में डिडक्शन ऐड करेंगे। अगर दोबारा से ऐड कर दूंगा तो 72 लाख आ जाएगी ना। अब 72 लाख अगर मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम है, उसका 18.5%, तो 72 लाख का 18.5% ये आ गया जी 13,32,000, और प्लस में अगर मैं 4% सेस जोड़ दूंगा तो बाबूजी 13,85,280 ये आपका निकल के आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 4,36,800 जी, ये देखो ये निकल के आ गया। उसके बाद देखो जी फिर 13,85,280। अब बताओ जी ये नॉर्मल टैक्स है या एएमटी है, हायर क्या बनेगा एएमटी, तो बैलेंस होगा उसको मुझे क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। बताओ ये क्वेश्चन 5 नंबर का है जी। अब इसके अंदर मुश्किल क्या है जी, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है सर, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, और ये मेरे खुद का नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल जो है उन्होंने वही क्वेश्चन डाले जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना, पहले निकालना है नॉर्मल, फिर निकालना है एएमटी, जो हायर होगा वो आप पे कर दोगे। देखो प्रेजेंटेशन आपके सामने, वही टेबल फॉर्म की प्रेजेंटेशन है, वही टेबल फॉर्म के अंदर है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21। जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा ना, ये क्वेश्चन उसके अंदर भी ऐड होंगे, ये बात ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर भी ऐड होंगे। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन देखो, पहली बात तो देखो जी यहाँ पे कितना निकल के आ गया, यहाँ पे देखो जी क्रेडिट उन्होंने निकाल दिया, इसका डिफरेंस ये 9,48,400 रुपये क्या मिल जाएगा क्रेडिट, और ये 15 साल तक क्या होगा जी, कैरी फॉरवर्ड, ये उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर एक्स कह रहे हैं जी, इंडिविजुअल है। पहली बात इंडिविजुअल है, यहां से ये पॉइंट समझ में आ गया कि यहां पर भी मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर भी अगर एप्लीकेबल होगा तो एएमटी एप्लीकेबल होगा। मिस्टर एक्स कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग ए वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर हैज टोटल इनकम 80 लाख। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ही हैड क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD टू द
return of rupees 70 lakh on investment in building, that is 1/4/2020, for operating the warehouse facility for storage of sugar. Compute his tax liability for assessment year 21-22 और show the calculation of alternate minimum tax also. लो जी, AMT भी निकालना है और नॉर्मल टैक्स भी निकालना है. अब सोच समझ के बोलना जी, सोच समझ के बोलना. वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि 80 लाख की टोटल इनकम है और वो कह रहे हैं इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, जो ये टोटल इनकम निकाली है, ही हैड क्लेम द डिडक्शन 70 लाख. मतलब वो डिडक्शन क्लेम कर चुका है गलती से भी ना. अब इस 80 में से 70 माइनस मत कर देना. कई नालायक बच्चे होंगे जो क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे जी. वो क्या करेंगे, अच्छा 80 माइनस में 70, 10 लाख नॉर्मल इनकम आ गई जैसे आपने ऊपर किया था. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. वो कह रहा है इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, ये जो आपको टोटल इनकम दी है इसको निकालने के लिए ही हैड क्लेम द डिडक्शन, मतलब वो डिडक्शन क्लेम कर चुका है. अब अगर वो डिडक्शन क्लेम कर चुका है तो भैया इनकम जो है उसकी 80 लाख रुपए ही है. पहली बात, क्या वो डिडक्शन क्लेम कर पाएगा? आंसर इज यस. 35 एडी में 100% क्लेम कर पाएगा. उसने कोई गलती नहीं की. 80 लाख रुपए उसकी नॉर्मल इनकम आ गई. अब अगर 80 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम है तो भैया मिस्टर ए है, स्लैब रेट लगा दो. देखो अब जी फटाफट से. मीनाक्षी कह रही है सर मैं नहीं निकालूंगी, ना तो उसने मुझे एज दी है ना रेजिडेंशियल स्टेटस बताया. मीनाक्षी मैंने पहले भी कहा था अगर कुछ भी नहीं कहा होगा लेस देन 60 मानोगे. अब अगर 80 लाख है, 10 लाख से ऊपर कितनी है? 70 लाख. तो 70 लाख का 30% कितना हो गया जी? 21 लाख रुपए हो गया. अब 21 लाख रुपए अगर ये हो गया, 21 लाख रुपए प्लस में 1,12,500, ये 22,12,500 प्लस में 4% सेस, तो फाइनल टैक्स पता कितना आएगा? फाइनल टैक्स आएगा 23,01,000 रुपए. ये फाइनल टैक्स आएगा. ये नॉर्मल टैक्स, मतलब नॉर्मल टैक्स जो आएगा ये आएगा देखो 23,01,000 रुपए. ये निकल के आ गया नॉर्मल टैक्स. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब निकालना है एएमटी. अब अगर मुझे एएमटी निकालना है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर मेरी नॉर्मल इनकम 80 लाख रुपए है, उसमें 35 एडी की डिडक्शन क्लेम कर ली है, तो क्या जब मैं एडजस्टेड टोटल इनकम निकालूंगा, सर अब तो ना आपकी रोम रोम के अंदर बुक प्रॉफिट और एएमटी समा जाना चाहिए. अगर मैं इसकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालूंगा तो 80 प्लस में 70 कितना हो गया? 150 लाख हो गया, मतलब 1,50,00,000 हो गया. याद करो जो मेरी नॉर्मल इनकम है उसमें अगर डिडक्शन 35 एडी की क्लेम की है उसको आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन 32. अब 70 लाख है, उसका 10%, बिल्डिंग का 10% हो गया, 7 लाख माइनस कर दो, तो 150 माइनस 7, 143 लाख मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई. मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, आ मेरा बच्चा इधर आओ, इधर 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 मेरे पास आओ, मेरे पास आओ. क्या हुआ, उदास चेहरा क्यों है? मुझे कह रहा है सर याद नहीं हो रहा. कैसे याद होगा, मैं नहीं. हाँ मेरा बच्चा नालायक. इधर देखो ध्यान से. याद होगा, होगा, जरूर होगा. अगर अभी भी नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं होगा. सही बता रहा हूँ सर. इधर देखो ध्यान से. 143 लाख हो गया जी. अब एक बार चेक करते हैं 143 लाख. ये देखो ये हमारा 143 लाख आ रहा है. अब 143 लाख का 18.5% निकाल दो, क्योंकि एएमटी का रेट कितना है? 18.5%. तो 143 मल्टीप्लाई 18.5%, या आएगा 26.455. अब आगे मत बढ़ना मेरे बच्चे, आगे मत बढ़ना. इस केस में सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा. एप्लीकेबल क्यों होगा? क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज भी है. सर एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज भी है. तो 12% सरचार्ज इसका लगाओगे और प्लस में 4% सेस लगाओगे तो 30 पॉइंट, मतलब मेरे ख्याल से 30,81,000 के राउंड आंसर आएगा. 30,81,000 सरचार्ज. अच्छा कौन है? इंडिविजुअल है क्या? ओ माय गॉड, इंडिविजुअल है. देखो गलती हो गई ना. इंडिविजुअल है, इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 15% सरचार्ज लगेगा. सॉरी 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 सॉरी. वो आता है ना, अपना नाटक आता था पहले अनुपमा, पहले नाटक आता था अनुपमा, उसमें वो अनुपमा पता नहीं कौन है, उसमें आंटी है शायद, वो जो मेन है, मेन लीड कर रही है, उसमें बोलती थी सॉरी 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 सॉरी. तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, सॉरी 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 सरचार्ज लगाना गलत हो गया. 143 मल्टीप्लाई 18.5% प्लस में 15% सरचार्ज प्लस में 4% सेस, तो 31.640, 31.640 वही निकल के आ गया. अब भैया यहाँ पे मेरा एएमटी है, ये नॉर्मल है. हायर वाला क्या मिल जाएगा? क्रेडिट. बताओ जी क्वेश्चन में है क्या? 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का. होए 5 नंबर का क्वेश्चन है. बताओ जी. ठीक है नी, 5 नंबर का ही हमारा क्वेश्चन है जी.
अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी कलेश लग रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड था जी, ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का है जी। अब अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गलती करके आ जाओगे। कई बच्चे 100% गलती करके आएंगे इस क्वेश्चन में। वो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो पता क्या करके आएंगे, 80 - 70। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे सर, वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। फिर पता क्या बोल देंगे, पेपर बाहर से आ गया, बड़ा मुश्किल था, समझ ही नहीं आ रहा था। समझ कैसे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो? ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया जी। उसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, कह रहा है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज अट्रैक्टेड अंडर सेक्शन 115 जेबी ऑन अकाउंट ऑफ टोटल इनकम on total income being less than 15% of net profit as per profit and loss account for the relevant previous year। कमेंट पास करो इसके ऊपर, मैं तो नहीं करूंगा कमेंट पास, मैं नहीं करूंगा जी, मेरी फैमिली करते, फटाफट से कमेंट पास कर दे। अभिषेक कमेंट पास करना, अभिषेक कमेंट पास करो फटाफट से। हाँ देखो अभिषेक का कमेंट भी देखो, हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के, उन्होंने हमें मारा सैंडल बदल बदल के। ऐसे ही काम करोगे आप। अभिषेक ने कमेंट देखो क्या मारा, हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के, उन्होंने हमें मारा सैंडल बदल बदल के। नालायक, इधर देखो ध्यान से, कैसे कैसे कमेंट पास कर रहे हो। इस पे कमेंट पास करना है, जल्दी बताओ फटाफट से। 15% जो आप एएम मैट एप्लीकेबल करते हो, क्या वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो बुक प्रॉफिट का? बुक प्रॉफिट का। उसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जी, वो कह रहा है कि 15% अगर आपका नॉर्मल टैक्स, अगर आपका नॉर्मल टैक्स 15% ऑफ नेट प्रॉफिट से कम होगा, तो क्या हम नेट प्रॉफिट का 15% निकालते हैं बुक प्रॉफिट का? बुक प्रॉफिट का। तो ये कमेंट पास करना है कि साहब गलत कह रहे हो, साहब गलत कह रहे हो, ये 15% नेट प्रॉफिट का नहीं होता है, बुक प्रॉफिट का होता है। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट में कुछ आइटम ऐड करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, उसके बाद जो आपका बुक प्रॉफिट आता है उस पर 15% लगाते हैं। पहले एक जमाने में 18.5% था, अब ये रिड्यूस होकर 15% हो चुका है। देखो जी यहाँ पे लिखा होगा द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वही झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना, देखो झूठ बोल रहा है। एज द मैट इज अट्रैक्टेड अंडर सेक्शन 115 जेबी, और वो लगता है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखो उसमें लिखा होगा यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज बाय स्पेसिफाइड एडजस्टमेंट, उसके बाद फिर आपका मैट एप्लीकेबल होता है जी। बताओ ये क्वेश्चन, और ये भी कई बच्चे गलती करके आएंगे जी, ये क्वेश्चन में कई बच्चे गलती करके आएंगे। तभी मैं क्लास में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए ना, तो ये मत कहना कि सर समझ ही नहीं आ रहे थे। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे समझ में सब कुछ आएगा। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे प्रोविजन ऑफ 115 जेबी आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी एग्जामिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन कंटेन इन वेरियस चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बताओ जी, कह रहे 115 जेबी एप्लीकेबल होता ही नहीं फॉरेन कंपनी में। मैं तो जा रहा हूं जी घर, मैं नहीं खेलूंगा इनके साथ, मैं नहीं खेलूंगा जी। क्या 115 जेबी फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता? होता है, बट सारी फॉरेन कंपनी पे नहीं होता, 3 कंपनी को छोड़ के सब पे होता है। 3 कंपनी को छोड़ के आपने यहां पे वही लिख के आना है जी। देखो यहां पे क्या लिखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ 115 जेबी रिस्ट्रिक्टिंग इट्स एप्लीकेबल टू ओनली डोमेस्टिक कंपनी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। 115 जेबी कंपनी पर एप्लीकेबल होता है, डोमेस्टिक हो फॉरेन हो दोनों, बट हाँ कुछ एक्सेप्शन है। तो अगर ये क्वेश्चन सेम बन जाता, आप वहां पे एक्सेप्शन क्रिएट करके आते, आप साफ बोलते कि भाई साहब 115 जेबी कंपनी पर है, कंपनी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, बट फॉरेन कंपनी में 3 फॉरेन कंपनी ऐसी हैं जिसपे जेबी एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसी फॉरेन कंपनी वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है उनसे हमारा DTAA है, बट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, वहां नहीं लगेगा। और जहां DTAA ही नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वहां नहीं लगेगा। और वो अगर बीबियां और ट्रिपल बेबी और 2 बेबी और 1 बेबी मतलब 1B अगर वो सेक्शन में कवर हो रहे हैं तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी सब पे एप्लीकेबल होगा, चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो। तो देखो जी यहाँ पे आपको वही लिख के आना है जी। ठीक है जी। अब इन्होंने सारी एक्सेप्शन नहीं बताई। देखो एक बताइए सिर्फ, 115 जेबी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए फॉरेन कंपनी विच हैज नो प्रेजेंस और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। सिर्फ इन्होंने यही बताई है। ठीक है, आपको तो वही 3 लिख के आने जो मैंने क्लास में तीनों लिखवाई है ना अमेंडमेंट के बाद, 3 अब आपकी हैं, आपको तीनों यहाँ पे लिख के आनी है जी। ठीक है, अब एक बार देख लो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? लो जी, अब एक बार अगला क्वेश्चन देखो। पारुल, पारुल किसी का नाम तो नहीं है पारुल? पारुल प्राइवेट लिमिटेड मेड ए प्रोविजन ऑफ 50 लाख फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बाय डेबिट, डाउटफुल डेब्ट्स बाय डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
पारुल प्राइवेट लिमिटेड मेड ए प्रोविजन ऑफ 50 lakh फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स बाय डेबिट to provide profit and loss account, the AO while computing book profit under section 115 JB disallowed the provision for doubtful debts. Is the action of AO justified? बिल्कुल justified है, बिल्कुल justified, जबरदस्त justified. कह रही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 50 लाख रुपए के डेबिट कर दिए, एओ ने डिसलाउड कर दिए. एओ कह रहा है जी ऐड करूंगा बुक प्रॉफिट निकालते हुए. क्या एओ सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है जी. याद करो फटाफट से जी. पार्ट नंबर 4 जो आज हमने डायग्राम बनाया, पार्ट नंबर 4, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसको आप क्या करते हो? ऐड करके दिखाते हो. आपने माइनस कैसे कर दिए? तो एओ बिल्कुल जबरदस्त कह रहे हैं जी. एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि आप अगर आप ऐसा प्रोविजन क्रिएट करोगे ऐड करके दिखाना पड़ेगा. तो देखते हैं जी, इन्होंने ऐड बिल्कुल किया हुआ है. देखो जी, देयरफॉर द एओ इज जस्टिफाइड इन डिसअलाउइंग एडिड बैक द प्रोविजन ऑफ 50 लाख फॉर डाउटफुल डेब्ट्स व्हाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट. ठीक है जी. बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, गिरे गिरे क्वेश्चन आ रहे हैं, करने का मन भी नहीं कर रहा. बच्चा कह रहा है हद हो गई सर, यही तो क्वेश्चन हमें मुश्किल लगते हैं एग्जाम में. अब तो नहीं लगेंगे, अब तो हो गई. अब बच्चा कह रहा है यहां से यहां से यहां सब जगह से आप खून भी निकलवा लोगे तो भी अंदर से ना हमारे टैक्स ही निकल सकता है. इधर देखो ध्यान से. अब ये तो वही है जी 154 EC वाला जो हमने कल क्वेश्चन किया था भाई. 54 EC असेसी कह रही, मैं इसमें मैट पे नहीं करूंगा, मैं इसको माइनस करूंगा क्योंकि मेरे कैपिटल गेन 54 EC में एग्जाम्प्ट है. डिपार्टमेंट कह रहा है भाई साहब एक्सप्लेनेशन में कहीं नहीं लिखा आप इसको माइनस करोगे, तो आप इसको माइनस नहीं करोगे, एज इट इज रहने दोगे आप. मतलब इससे प्रॉफिट आपके बड़े ही रहेंगे, आप माइनस करके दिखा नहीं सकते. असेसी कह रहे हैं मेरे प्रॉफिट ही एग्जाम्प्ट है 54 में, तो मैं मैट क्यों पे करूं? गवर्नमेंट कह रही है भैया माइनस क्या होगा, वो सारी बातें लिखी हैं, तुम्हारे कहने से नहीं होगा भाई. एग्जॉस्टिव लिस्ट है. अब अगर माइनस में नहीं है इट मींस एज इट इज रहेगा, इस पे तुम्हें मैट देना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल से देखो एओ कह रहा है जी द बुक प्रॉफिट इंक्लूडेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इस पे आपका मैट लगेगा. क्या एओ जस्टिफाइड है? बिल्कुल. देखो जी एओ जो है वो जस्टिफाइड है. एओ बिल्कुल जस्टिफाइड है, एओ को कोई दिक्कत नहीं है, एओ परफेक्ट है जी. वही बात जो मेरे ख्याल से धारा ने डाउट पूछा था कि 54 EC वाले केस में क्या मैट लगेगा नहीं लगेगा. बिल्कुल लगेगा धारा, बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा. ठीक है, बस आपने माइनस और ऐड वही चीजें करनी है जो आपको मैंने लिस्ट दी है, उसके अलावा कोई छेड़खानी नहीं करनी बिल्कुल भी. ठीक है. अगला फिर क्वेश्चन है वेदर मैट क्रेडिट एडमिसेबल अंडर 115JAA. जो मैट क्रेडिट होता है उसका सेक्शन है 115JAA. वैसे जेबी जो है वो मैट लगने का है, क्रेडिट जो होता है 115JAA के अंदर होता है. हैज टू सेट ऑफ अगेंस्ट द असेस्ड टैक्स पेबल बिफोर क्लेमिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234ABC. कमेंट पास करो. सिंपल सी बात है सर. याद करो एएमटी क्रेडिट जो होता है या मैट क्रेडिट जो होता है, जब आप नॉर्मल टैक्स पे करते हो, जब वो ज्यादा होता है आप उसमें यूज कर लेते हो. बट ये 234ABC क्या है? याद करो आपने एग्जीक्यूटिव में 234ABC का ना इंटरेस्ट किया होगा. अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो 234A का इंटरेस्ट लगता है. एडवांस टैक्स की पेमेंट में कोई डेफरमेंट करते हो 234B और C लगते हैं. तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो इंटरेस्ट तुम 234ABC में पे कर रहे हो, क्या उस इंटरेस्ट की पेमेंट करते हुए तुम मैट क्रेडिट यूज कर सकते हो? आंसर इज नो. मतलब जो तुम्हारा असेस्ड टैक्स निकल के आएगा ना, इंटरेस्ट से पहले कितना है उससे सेट ऑफ करोगे, इंटरेस्ट ऐड करने के बाद नहीं करोगे. देखो उसने क्या लिखा है कि सेट ऑफ अगेंस्ट द असेस्ड टैक्स पेबल बिफोर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234ABC. कमेंट पास करना है जी. अब देखो जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, डिसाइडेड द मैट क्रेडिट एडमिसेबल अंडर 115JAA हैज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द असेस्ड टैक्स बिफोर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट 234ABC. वही मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले जो आपका टैक्स होगा ना उससे आप सेट ऑफ करोगे, इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो होती है उससे क्रेडिट आप सेट ऑफ नहीं करोगे. और ये बात याद करो, मैंने आपको जीएसटी के अंदर भी बताई थी. याद आ रहा है कुछ आपको? क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है. कुछ बच्चे जो मुझसे पढ़े होंगे, रिवीजन क्लास अगर मेरी देखी होगी यूट्यूब पे, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है. पवित्र वस्तु को पवित्र जगह ही यूज करोगे. मतलब जहां धोखाधड़ी होगी, जहां गलत बातें होंगी, इंटरेस्ट पेनल्टी, उसमें कभी क्रेडिट यूज नहीं होगा. वही सेम बात यहां पे है. क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, सिर्फ टैक्स की पेमेंट में ही यूज करोगे. जहां धोखाधड़ी की होगी, इंटरेस्ट पेनल्टी वाले केस होंगे, उसमें आप यूज नहीं कर पाओगे. बस ये बात ध्यान देना चाहिए. ठीक है जी, ये पॉइंट आपका यहां पे निकल के आ रहा है. लो जी, ये क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं. एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, उसको मैं नहीं कराऊंगा, उसके सिर्फ मैं डाउट डिस्कस करूंगा सर, क्योंकि वैसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, आंसर भी दिखा रहा हूं.
क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, आंसर भी दिखा रहा हूं, आपने खुद सोल्व करना है, बट पहले क्वेश्चन से आंसर निकालना, आंसर से क्वेश्चन में मत आना। किसी बच्चे ने, सही बता रहा हूं सर, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन से आंसर पे आने के लिए, मैं कह रहा हूं 90% भी अगर क्वेश्चन सही होगा ना, 90% भी, आप ये लगा लो मैथ का क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। 80% भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर 50% गलत है तो बहुत बड़ी दिक्कत है अभी मैथ के अंदर। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, आंसर भी दिखा रहा हूँ, कोई अगर किसी पॉइंट में डाउट होगा वो डाउट मैं ले लूंगा जी। ठीक है, क्वेश्चन सारा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कई सारे अब कर चुके हैं। लो जी, ये क्वेश्चन देख लो जी, ये लो जी, ये क्वेश्चन है ये 28। एक मिनट रुकना, बच्चा कह रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, बड़े से घबरा जाओ पहले तो। मैं जब क्वेश्चन ऐसे देता था, यहाँ आइटम्स यहाँ आइटम्स, तो एक्चुअली में वो यही बड़ा होता था। अगर मैं यहाँ क्रेडिट साइड की बजाय नीचे में दे देता, क्वेश्चन बड़ा बन जाता। नालायक, क्वेश्चन की लेंथ देके घबरा जाओ, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, जान बच्ची कुछ नहीं है उसके अंदर। एक बार यहाँ तक पहले फोटो क्लिक कर लो जी, मतलब यहाँ तक पोज कर लेना एक बार। ठीक है, ये लो जी, उसके बाद ये लो, ये तो है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। इसमें ध्यान रखना, इसमें सिर्फ मैथ नहीं निकालना, इसमें नॉर्मल टेक्स्ट भी निकालना है पहले, और नॉर्मल टेक्स्ट वही बच्चा हाथ लगाए इस क्वेश्चन को जिसने पीजीपी कर लिया हो जी। मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ जी, पहले वो फिर मत कहना कि सर हमसे नॉर्मल टेक्स्ट निकल नहीं रहा, निकलेगा ही नहीं अगर आपने पीजीपी नहीं किया। मैं क्लियर शब्दों के अंदर बोल दूं, पीजीबीपी नहीं किया नॉर्मल टेक्स्ट नहीं निकलेगा जी आपका। जो लोग कह रहे हैं ना कि 5 हेड हमारे सिलेबस में नहीं है, इस क्वेश्चन में पता लग जाएगा, ये क्वेश्चन आपकी ही एग्जाम का है, 8 नंबर के अंदर आया हुआ जी। ठीक है, और ये बिना पीजीपी के निकलेगा नहीं, तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब ये है आंसर इसका, ये है नॉर्मल टेक्स्ट, ये निकाला है नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है जी, ये इसका नॉर्मल टेक्स्ट है और ये इसका मैट है जी, ये इसका मैट है। ठीक है, आंसर आपके सामने है। मैट तो आप 2 झटके में निकाल लोगे जी, मैट आप 2 सेकंड में निकाल लोगे, मैट में तो कुछ भी नहीं है, इसमें गिरा हुआ है जी। मैट तो आप बिल्कुल निकाल लोगे, आपको दिक्कत आएगी नॉर्मल टेक्स्ट निकालने में अगर आपने पीजीपी नहीं किया हो जी। अगर किया हुआ है वो भी बिल्कुल सिंपल सा निकाल लोगे आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है जी 8 नंबर के अंदर एग्जाम के अंदर बना हुआ है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, वैसे मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत होगी इतने क्वेश्चन करने के बाद, बट फिर भी कुछ बच्चों को हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर देना जी, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो मुझे लगेगा क्लास में डिस्कस करना चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, बट मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फाइनली अब जाके जी मैथ मैं पैकअप करने जा रहा हूँ जी। मैथ हमारा फाइनली हमें खत्म करना था 2 लेक्चर पहले, और 2 लेक्चर और लग गए, बट मुझे कोई दिल से ऐसा नहीं है कि 2 लेक्चर हमारे ज्यादा लग गए। मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरे बच्चों को अब मैथ समझ में आ गया होगा, और बुक प्रॉफिट तो मेरे ख्याल से रट चुके होंगे सर। बस अगर 1-2 बार दिमाग में वो 4 पार्ट अगर लेके चलोगे ना, उसको दिमाग में बिठा लोगे, आप मुझे खुद कहोगे सर वाकई जो आपने डायग्राम बनाया ना 4 पार्ट वाला, उससे और आसान हो गया। क्योंकि ना अभी आपको वैल्यू पता नहीं लग रही, अभी वैल्यू नहीं पता लग रही नोट्स की और डायग्राम की, ये पता तब लगेगी जब आप रिवीजन करोगे जी, तब आप उस दिन कहोगे सर वाकई का मजा आ गया। ठीक है, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी गार की, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, फ्रेश तरीके से। कोशिश करूंगा शाम को रिकॉर्ड कर लूं अगर टाइम हुआ, नहीं तो फिर कल सुबह ही क्लास आपके पास आ जाएगी गार की जी। और फिर गार के अंदर हमारे 2 टॉपिक लगेंगे। टारगेट हम लेके चल रहे हैं 15 मई को हमारी इनकम टैक्स की लास्ट क्लास हो, ताकि हम 16 मई से, मतलब मंडे से, सॉरी 17 मई से हम अपना जीएसटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी, बाकी अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, तंदुरुस्त रहो जी, चुस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो जी, और अपनी दुआओं में याद करो मुझे हमेशा। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी।